सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप से एसोसिएटेड होता है, उसके अंदर में रिसोर्स ग्रुप होता है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर में आपके वीनेट हो गए, वीनेट के अंदर में सबनेट्स, हमने 2 सबनेट्स बनाया था, एक डेटाबेस तो पास सर्विस यूज कर रहा है, प्लेटफॉर्म है सर्विस, तो उसके लिए सबनेट नहीं बनाया था, 2 सबनेट बनाया, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड में फ्रंट एंड वीएम, बैक एंड में बैक एंड वीएम रख दिए। ये होने के बाद भाई अब पब्लिक आईपी दे रहे थे, तो भाई पब्लिक आईपी देना पाप है, इसको हटाने के लिए हमने बैसियन लाया, बैसियन के थ्रू एंट्री किया और उसको एक्सेस करने का ट्राई करा, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या करा कि भाई वर्चुअल मशीन सारा कुछ टेराफॉर्म से बना रहे थे, तो टेराफॉर्म से जब बना रहे थे, कोड जो क्रेडेंशियल्स है हमारे गिट पे रखा हुआ था, गिट पे, सॉरी नॉट गिट, क्रेडेंशियल्स कोड में रखा हुआ था, गिट आप नहीं जानते हो, सॉरी, क्रेडेंशियल्स कोड में रखा हुआ था। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, प्रोडक्शन कोड बनाने के लिए अपन ने क्रेडेंशियल्स को की वॉल्ट में रख दिया, लॉकर में, लॉकर से उठाया डेटा ब्लॉक से, डेटा ब्लॉक से उठाने के बाद लॉकर से उस कोड को ऑप्टिमाइज करके ये किया। तो यहाँ तक भाई हम लोग ने पढ़ा है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो एक बार थम्स अप करो भाई। एज्योर में जहां तक हम लोग ने पढ़ा है, यहाँ तक क्लियरिटी है, तो एक बार थम्स अप करो। टेराफॉर्म से देखो हम लोग अभी टाइम दे रहे हैं आपको, टेराफॉर्म अभी रुक रहा है फिर से, अभी जहां तक टेराफॉर्म करवाए हैं कीवर्ड तक भाई सबका होना चाहिए नेक्स्ट थर्सडे तक, टाइम दे दिए हम लोग फिर से आपको 5-6 दिन। मेरे को पता है बहुत लोग पीछे हो, धीरे काम कर रहे हो, कोई वीएम पे हो गए, हर बैच का कहानी है, कोई बैसियन पे हो गए, पीछे रह गए हो, तो आप लोग को हम लोग टाइम दे रहे हैं भाई, इसलिए टाइम दे रहे हैं, हम लोग को पता रहता है कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे फास्ट होना है। टाइम उनके लिए दिया जा रहा है जो भाई धीरे धीरे चल रहे हो, ताकि ये 7 दिन में मेहनत करके आप क्लास के बराबर ऑटोमेशन में आ जाओ भाई, क्योंकि ऑटोमेशन से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। चलिए बढ़ते आगे, लिख लो जो पीछे हो, लिख लो कि टाइम आपके लिए दिया गया है, मतलब स्पेशली टाइम उन लोगों के लिए है जो धीरे धीरे चल रहे हो, ये टेराफॉर्म का स्लो होना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अमन सर बोले कि सर एक बात बताओ यार, अब क्या हुआ अचानक से ना सर, ये बढ़ रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है कि फ्रंट एंड है, बैक एंड बढ़िया सर, इस पे एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, अभी नहीं चलाना सीखे हैं, इसको चलाना सीखेंगे जब पूरा। देखो क्या होता है ना कि अभी अगर इसमें एप्लीकेशन डालेंगे तो अभी चलेगा ये, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ये चलेगा एप्लीकेशन इस पे। आप लोग सबको पता है कि भाई इंजीनिक्स डाल के हम लोग चला ही रहे थे ना भाई एक कंप्यूटर पे, लेकिन क्यों ना सारा कंपोनेंट को पढ़ लिया जाए और फिर पढ़ने के बाद उस एप्लीकेशन को इसके अंदर डिप्लॉय करें, पहले मैनुअली और फिर ऑटोमेशन से, तो एक फ्लो में होगा, राइट। तो हम लोग का एजेंडा क्या है, पहले अपन क्या करेंगे, पहले टेराफॉर्म के जितने भी एज्योर के कंपोनेंट है पढ़ के टेराफॉर्म से मॉड्यूल में ऑटोमेट कर लेंगे, और कुछ और टेराफॉर्म का कंपोनेंट है, डायनामिक ब्लॉक, ऑप्शनल एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद ऑटोमेट करने के बाद इसको सारे कोड को कहीं ना कहीं रखना होगा, लोकल पे तो नहीं रखोगे, उसके लिए गिट हब, बिट बकेट कहीं ना कहीं रखना होगा, वहां रखेंगे। वो रखने के बाद भाई वहां से उठा के CI/CD पाइपलाइन से ऑटोमेट कर देंगे और एक क्लिक में पूरा लैंडिंग जोन बना लेंगे, बना लिए, पूरा इंफ्रा तैयार। असेसमेंट किए, असेसमेंट करने के बाद मालूम चला एप्लीकेशन के लिए ये सारी चीजें चाहिए, वो बन गया, तैयार हो गया, लैंडिंग जोन बन गया। लिख लो भाई लैंडिंग जोन, बार बार बोलना है इंटरव्यू में, लैंडिंग जोन। जो डायग्राम देख रहे हो ना, इस डायग्राम का नाम होता है लैंडिंग जोन, टेक्निकल टर्म है, आपको बार बार इंटरव्यू में यूज करना है। अपने डायरी में सब लोग लिख लो लैंडिंग जोन, लैंडिंग जोन। ये धीरे धीरे इसका हम लोग लैंडिंग जोन का विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं भाई, सब लोग लिख लिए। जो टेक्निकल नहीं हो, इंटरव्यू में टेक्निकल वर्ड्स बोलने होते हैं, तो लैंडिंग जोन लिख लो, बढ़िया, इसको लैंडिंग जोन बोलते हैं आर्किटेक्चर को। और टेक्निकल टर्म में ये जो डायग्राम बन रहा है उसका डायग्राम का होता है हाई लेवल डायग्राम, HLD, हाई लेवल डायग्राम। अब जो इम्प्लीमेंट करेंगे अपन, तो ये सब बोलना है इंटरव्यू में कि वंस प्रोजेक्ट स्टार्टेड, तो हाई लेवल डायग्राम से स्टार्ट हुआ, आर्किटेक्ट डिस्कशन विद कस्टमर, ऐसा करके बोलना है भाई। Once HLD get approved, it came for a DevOps team for implementation. So we have prepared LLD, low level diagram. ऐसे बोलोगे ना तो फील होगा बंदा सही में काम कर रहा है, ये काम करने वाले बंदे का टर्म है भाई। सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो एक बार थम्स अप करो भाई। लिख लो ये टर्म, डायरी में लिख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख लो, ठीक है। अब जैसे जैसे भाई अब फटाफट बिल्लोरानी.com हम लोग जो वेबसाइट चला रहे थे, अमन सर जो नया आविष्कार किए थे बिल्लो रानी का, अब भाई बिल्लियां चैट करने लगी, बिल्लियों का समूह बढ़ने लगा, बिल्लियां रेफर करने लगी एक दूसरे को भाई। एक बिल्लियां बोली अरे भाई बहन मतलब बढ़िया साइट है भाई, वहां पे ना दूर भी रहो, पति से बात हो जाता है, बिल्ला से बात हो जाता है। अच्छा कौन सा? अरे ये तो भाई हिट बढ़ने लगा। जैसे ही हिट बढ़ने लगा वहां पे फटाफट बिल्लियां का झुंड बढ़ने लगा, अरे मेरे वाले से बात होगा,
अरे मेरी वाली से बात होगा, अरे भाई ले ले ले, दबा दब उसका ट्रैफिक बढ़ रहा है भाई। अब जैसे ही लोड बढ़ने लगा, जो बिल्ली का डेवऑप्स इंजीनियर, वो माथा पकड़ के बैठ गया, अरे ससुर कहाँ से आ गई इतने सारे बिल्लियां, अबे तुम भी तो वही कर रहे हो, अरे हाँ कर तो रहे लेकिन झंड बना दी भाई, ये क्या करे, अब दिन रात समझ ही नहीं आ रहा है, ये इतना वीएम हम बनाते रहे भाई, मतलब बीएम समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो एक समझदार बिल्ली आया, बोलता है कोई नहीं, क्या हुआ, लोड बढ़ रहा है ना। हाँ भाई लोड बढ़ रहा है काम का। तो बोला कि अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम घर में कभी काम बढ़ जाता है, घर में मान लिया जाए किसी दोस्त आ रहा है कहीं भी गए, और तुम्हारे एक सिंपल सा एग्जांपल मानो, 50-50 kg का 10 बैग्स है भाई, 10 बैग्स, 10 बैग, और उसको 2 मिनट के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आप क्या करोगे? एक तो तरीका है 100-100 के 50-50 दोनों तरफ रखो, और थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ के आप भी बैठ जाओ, और वो कभी नहीं जाएगा वो फिर आगे, क्योंकि आप धस ही जाओगे जब लेकर, तो स्मार्ट तरीका नहीं हुआ। सबसे स्मार्ट तरीका क्या हुआ भाई? अपना रेप्लिका खड़ा कर लो, 10 बंदा अपने ऐसा खड़ा करो भाई, रामू सामू टोनू मोनू फोनू सारा को लाओ, ला कर बोलो भाई एक एक उठा, मस्त भाई समोसा पार्टी होगा सामने, उठा भाई, बस वहां पे राम भैया के पास जाके रखना है, उठाए रखे और पहुंच के ला के रख दिए। तो भाई पहला स्मार्ट तरीका था कि जिसमें हम लोग खुद ही बैठ जा रहे थे, दब जा रहे थे। दूसरा स्मार्ट तरीका है जिसमें हम लोग ने रेप्लिका खड़ा कर दिया, लोड को बैलेंस किया, उठाया और पहुंचा दिया। तो कौन सा बेस्ट है भाई बताओ, आप लोग थम्स अप करके बताओ, लिख के बताओ, पहला तरीका बेस्ट है कि दूसरा तरीका बेस्ट है? लिखो लिखो भाई, कौन सा तरीका बेस्ट है? पहले तरीके में हम लोग क्या कर रहे थे, सारा लोड अपने ऊपर ले रहे थे, 100-100 kg करके लेके जाएंगे तो भाई बैठ जाएंगे, मान लिया बहुत कम टाइम है, सारा लेकर चले जाए तो पागल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे भाई। तो नहीं, क्या होता है इसी में भाई, तो सिंपल सा बिल वो बताया भाई, डेवॉप्स बिल्लो रानी को बोलता है, अरे टेंशन ना ले, ये कंप्यूटर है ना, इसको बढ़ा दे। तो कितना बढ़ा दे? अरे बोले जितना जरूरत है उतना बढ़ा, असेस कर ले अभी के लिए कितना कंप्यूटर लगेगा, कितना बिल्ली आ रही है। अरे पता ही नहीं है ससुर, ये बढ़ी जा रही है, हर 2 दिन में मैं सोचता हूँ कि कितना आएगी, हर तो क्या पता है कि अगल बगल गांव का भी आ रही है, अब तो पहले इसी गांव की थी, अब तो बढ़ी जा रही है, इतना बढ़ रही है, आग की तरफ फैल रही है। अच्छा जी, तो आग की तरफ फैल रही है, उसका बात हम लोग बाद में करेंगे कि कैसे मैनेज करना है, कि बहुत अनएक्सेप्टेड बढ़ रही है, तो कैसे बात करेंगे। अभी के लिए दिमाग में रखो कि भाई लोड बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया, तो भाई आपके दिमाग में ये आएगा ना, ट्रैफिक बढ़ गया है तो मशीन बढ़ा दे भाई। भाई कितने लोग को आएगा दिमाग में कि ट्रैफिक बढ़ गया है तो मशीन और बढ़ा दिया जाए। हाँ हाँ, वो ऑटो स्केलिंग अभी रन देते हैं अभिनय जी, अभी सिर्फ लोड बैलेंसर करते हैं। तो भाई सबके दिमाग में आया है, तो अभी काम बढ़ा है, तो क्या किया अमन सर ने, एक मशीन और बना दिया। सबसे पहले रेप्लिका एक मशीन फ्रंट एंड में बना दिया, एक बैक एंड में बना दिया, और एक एक मशीन का और रेप्लिका बना दिया। तो बताओ यार, पाप क्या है पुण्य क्या? सब लोग थम्स अप करो अगर ये समझ में आ गया तो, कि भाई लोड बढ़ा तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा, रेप्लिका बढ़ाना पड़ेगा। हम जानते ही नहीं लोड बैलेंसर, लोड बढ़ा अमूमन सा बात है भाई, आदमी बढ़ाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। खुद तो नहीं, खुद बैठ जाओगे, खुद निकल लोगे भाई, काम कौन करेगा? तो चलो फ्रंट एंड के जो भी है, फ्रंट एंड में अभी के लिए हम लोग लोड बढ़ा दे रहे हैं, बैक एंड में एक ही रख रहे हैं, अभी बैक एंड में 2 नहीं रख रहे हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में आया, 2 मशीन को बढ़ा दिया हम लोग भाई, बढ़िया। अच्छा सर, अब इसमें काम बांटना है भाई, कितने को लगता है कि नहीं, बात तो सही बोल रहे हो सर, बढ़ा तो दिए। एक तरीका है अंदर, ट्रैफिक के अंदर घुसने का, नेटवर्क के अंदर घुसने का एक तरीका है, जब भी बैसियन के थ्रू आप यूजर घुस सकता है, जो भी यूजर है उसका घुसने का तरीका है बैसियन। कुछ भी ट्रबल शूट करना है, वीएम में जाना है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ भी देखना है, बैसियन होस्ट के थ्रू जा सकते हो। अब ट्रैफिक जो आ रहा है सर, ट्रैफिक जो कि साइट पे मान लिया आपने क्लिक किया linkedin.com पे, लिंक्डइन पे क्लिक किया, तो भाई वो कैसे ट्रेस होकर ट्रैफिक जाता है? उसमें बैसियन से थोड़ी जाएगा, वो तो यूजर के लिए बैसियन है, तो वहां पे कैसे जाएगा? तो वहां पे जाने के लिए भाई सर्विसेज देते हैं लोग। तो लोड बैलेंसिंग, लोड को बैलेंस, नाम से पता चला लोड बैलेंसिंग, लोड को बैलेंस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 3 सर्विस देता है भाई, 3 सर्विस। हर क्लाउड में लॉजिक सेम है, नाम अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। एज्योर लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और फ्रंट डोर, एप्लीकेशन गेटवे एंड फ्रंट डोर। एज्योर लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे एंड फ्रंट डोर, ये 3 सर्विस जो है ना कि माइक्रोसॉफ्ट देती है भाई
लोड बैलेंसिंग के लिए। लेकिन सही सा बात है भाई, 3 लाई है तो तीनों का कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ क्वालिटी और गुण होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एज्योर लोड बैलेंसर की ओर और समझते हैं कि एज्योर लोड बैलेंसर कैसे भाई इसको सेट कर पा रहा है। तो एजेंडा आज का समझ गए भाई, आज एज्योर लोड बैलेंसर खत्म करना है, टाइम मिले तो एप्लीकेशन गेटवे और फ्रंट डोर, नहीं तो कल ये चलेगा। तो ये पूरा तीनों चीज पढ़ना है, इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक मैनेजर अभी रहने दीजिए संजीव जी, उसका यूज बिल्कुल अलग है। आज के लिए लोड बैलेंसर पे चलते हैं। ट्रैफिक मैनेजर अब बहुत कम ही यूज होता है। एज्योर लोड बैलेंसर पे चलते हैं। तो नाम से पता चल रहा है लोड बैलेंसर मतलब लोड को बैलेंस करेगा। बढ़िया। अब बताओ भाई लोड को बैलेंस करेगा, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप लोग का। आप ऑफिस में हो, ठीक है, कितने लोग ऑफिस में काम करते हो, एक बार थम्स अप करो भाई, जो नहीं करते हो बुरा मत मानना। ऑफिस में काम करते हो तो भाई आपका मैनेजर है, अभी के लिए मान लो आपका मैनेजर है, बीच में बैठा है, ऐसे तोंद वोंद निकाल के इमेजिन कर लो, ऐसे ही तो रहता है, चश्मा उश्मा गोलू मोटोलू एकदम दैत राक्षस के जैसा बैठा है, ऐसे मुंह निकाल के, तोंद निकाल कर, हाँ बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। अब आया काम का ट्रैफिक, काम का ट्रैफिक आया भाई, काम आया, धप से गिरा उसके मत्थे पे, उसका नींद खुला, अरे अरे क्या हो गया क्या हो गया, अरे शर्मा जी तोंद निकाल के बैठे हैं, इधर प्रोजेक्ट जा रहा है, नौकरी जाएगा मिलेगा भी नहीं, 22 साल हो गया उम्र, स्किल भी नहीं है। उसका मैनेजर ऊपर वाला बोलता है, और टेंशन में आ गया, अरे अरे क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। ट्रैफिक जैसे ही आया काम का, वो उसका हर का एक चेला होता है, तो जो किसी काम का नहीं होता है। भाई सब लोग मानते हो ना, सबका सारा मैनेजर का एक चेला तो ऐसा होता है जो किसी काम का नहीं होता है वो। तो तुम एक कॉमन पैटर्न देखोगे, बेकाम आदमी को पकड़ता है, और जिस दिन मैनेजर फंसता है, उसका नौकरी पे आफत आने लगता है, उस दिन सबसे पहले उस बेकाम आदमी को ही निकालता है, उससे दुश्मनी होता है उसका। मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको बोलता जरूर है मैं तेरे लिए कर दूंगा, चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा, लेकिन सबसे पहले फाड़ता वो है, क्योंकि किसी और को फाड़ने जाएगा तो वो ऑलरेडी दुश्मनी किए रहता है, तलवार लेके खड़ा रहता है, बोलता है बेटा तेरे तो निकाल देंगे हम। तो भाई सबसे पहले इजी इजी किसको है निकालना और देना, पता है इसको, इसके पास स्किल भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है, दब के भी रहता है, तो उसी को रगड़ता है भाई जो उसके आगे पीछे कर रहा है। तो जो भी कर वर रहे हो आगे पीछे करना बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं होना है। लास्ट में ये लिख के मैं दे रहा हूँ, मैनेजर के सर पे जब गिरेगा, वो घात आपको बताया कि हमारा लेफ्ट हैंड यही है, वो रखता है इसी के लिए कि बैकअप बना के रखे, कुछ भी आए भाई लो, आजा आजा सिमरन, आजा बबीता, आजा आजा आजा, तो अरे बबीता, मैं थोड़ी बबीता। तो भाई ये नॉर्मल पैटर्न है, वो अपना सेफ हैंड जाता है, क्योंकि टेक्निकल होता नहीं है। मैनेजर आया, ट्रैफिक गिरा भाई, मस्त गिरा, तो सबसे पहले ढूंढेगा कि भाई, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो चीज है, तो पहले ना वो इतना भी टेंशन नहीं लेता है, जब तक प्रोजेक्ट सही चलते रहता है, तो सबसे पहले वो क्या सोचता है ना कि क्या करे भाई हम, कि जो हमारा खास आदमी है ना, उसको बस उससे काम करवाएं, काम भी नहीं करेगा वो, हेडफोन लगा के घूमते रहेगा बाहर में, फोन फोन से मीटिंग ज्वाइन करते हैं मैनेजर्स लोग, आप लोग भी बहुत लोग मैनेजर हो, यही कर रहे हो भाई, जो ही खराब कर रहे हो। क्योंकि जब आपको टीम को संभालना है, जब आप डिसिप्लिन नहीं हो, प्रॉपर वे में नहीं हो, आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो भाई, आप मौज कर रहे हो और टीम को सोच रहे हो कि ग्रूम करके आगे ले जाए। लीडरशिप का कोई क्वालिटी नहीं है, लीडरशिप बोलता है हर पल हर क्षण भाई आपके साथ खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं फंसे हो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के करूंगा, करवाऊंगा। तो लेकिन मैनेजर्स का भाई एग्जाम्पल अलग हो गया मार्केट में आज के डेट में, नो डाउट। अभी एजाइल के आने के बाद फिर सब ठीक हो रहा है, अभी 1-2 साल के अंदर सब ऐसे मैनेजर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं भाई, क्योंकि कस्टमर्स टेक्निकल लोग मांग रहे हैं, तो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अपने आप भीड़ से निकलते जा रहे हैं। कोई मछली पालन का बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ही खबर आ रहा है आपकी भाई टेक्निकल तो ना हो पाएगा सर, बड़ा दिक्कत है इसमें, बीपी शुगर, ऊपर से यार डायबिटीज हो गया है सर, बीपी भी हो गया है, कहाँ से हो पाएगा, ऊपर से ये ससुर हर दिन नया टेक्नोलॉजी लेके आ जा रहा है, ये डेवऑप्स जब से आया है ना, पागल करके रख दिया है। कस्टमर पीआई, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, अरे क्या प्रोसेस इंप्रूवमेंट, हमारा प्रोसेस तो खराब हो गया उसका इंप्रूव करते करते, तो भाई उनसे ना होने का है। तो लोड बैलेंसर में जैसे ही ट्रैफिक आया यार, तो सबसे पहले एक बंदा जो रखा ना, फ्रंट एंड में बंदा रखता है वो, कि भाई नीचे वाला से काम करवाओ सबसे, तो फ्रंट एंड में बंदा रखता है। तो जिस तरीके से फ्रंट एंड में बंदा रखता है भाई, यहाँ पे आपका फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक टर्म होता है लोड बैलेंसर का, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस ऊपर ऊपर ना फील ले रहे हैं इस एग्जांपल से, कहानी से, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक होता है भाई फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे ऊपर होता है, जब भी ट्रैफिक आता है उसी पे हिट मारता है। अच्छा जी, आ गया फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, उस पे आया, फिर एलबी के पास गया,
लोड बैलेंसर के पास गया तो लोड बैलेंसर क्या हो गया, मैनेजर वो सोचा यार कैसे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वो सोचा कैसे 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 भाई, बैकएंड में, बैकएंड तो देखा पीछे वाली टीम है। हाँ भाई, तेजू लाल सबसे बढ़िया आदमी उसका। तेजू तेजू कैसे हो भाई? सर मैं बढ़िया हूँ, बताओ। तो लो भाई, ये काम कर लो तुम, ये काम कर लो तुम। तीन आदमी है, तीनों में इक्वली काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कहीं ना कहीं एक रूल लगाया, एक रूल लगाया भाई, कुछ ना कुछ तो रूल होगा ना कि भाई कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 33% करना है, या जो तेज बंदा है उसको ज्यादा करना है, इक्वल में करना है। तो कुछ ना कुछ एल्गोरिदम लगाया होगा। अब क्या लगाया होगा वो मैनेजर का हेडक है, हम लोग को तो काम से मतलब है। तो रूल लगाने के बाद उसने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले चेक किया होगा कि भाई ये बंदा हेल्दी तो है, ऐसा तो नहीं कि बंदा बीमार चल रहा है, खांसी हो गया, अभी एसी जस्ट अभी नया नया चलाया है भाई, इसको फीवर हो जा रहा है 105 डिग्री। हाँ, अभी गर्मी का टाइम, फटाफट आया एसी और पानी पी लिया। भाई अगर बीमार रहेगा तो कैसे काम करेगा, चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा हेल्थ? तो भाई जो हेल्थ है उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसमें रूल्स रहते हैं, रूल्स लगाने के बाद उस पर ट्रैफिक को भेज देगा, काम करवाएगा और काम करके रिटर्न आएगा। भाई ये कहानी अगर सबको समझ में आ गया है तो थम्स अप करो, क्योंकि ये कहानी अगर समझ में आ गया है तो लोड बैलेंसर खत्म होने में 4 से 5 मिनट लगेगा भाई। क्योंकि जो टर्म हम लोग बता रहे हैं कुछ नहीं है, आपका मैनेजर एलबी हो गया, उसका चमचा फ्रंट एंड एलबी हो गया, सारा लोड अपना मैनेजर का जब तक वो लेता है, मैनेजर बाहर में फोन लगाए घूमते रहता है। एक बार लोड आया मैनेजर को होते हुए, मैनेजर रूल रूल बनाया, ऑटोमेटिक रूल होते हुए बैकएंड पे गया, बैकएंड जो भी रिसोर्स काम कर रहे हैं बैकएंड पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और इस तरीके से भाई बैकएंड में जाने के पहले उसको चेक किया काम देने के पहले कि भाई वो हेल्दी है भी कि नहीं है। तो ये 4 कंपोनेंट आपको अभी इसमें मिलेगा लोड बैलेंसर में कि भाई फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एलबी, बैकएंड पुल मतलब जहां पे रिसोर्सेज को बैकएंड में बांट रहा है, हेल्थ प्रॉप हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है वो चेक करना, और आपका ये रूल जो है एलबी रूल, ये 4-5 कंपोनेंट ही इसमें होता है लोड बैलेंसर में, जो कि दिमाग में रखना होता है। इस कहानी से क्या होगा, आपका पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो भाई सबको अगर थोड़ा बहुत भी चमका हो 20%, तो एक बार थम्स अप करो, फिर डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोड बैलेंसर। आज का यही एजेंडा है, लोड बैलेंसर खत्म करना है। बढ़िया, ठीक है, हम चलते हैं अमन सर की ओर। एक बार जोरदार ताली हो जाए अमन सर के लिए। और पढ़ते हैं थोड़ा कलाकारी और डायग्राम, और इनके डायग्राम का तो यार ताली वाली बजाओ यार, इतना सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हैं भाई, मस्त एकदम। चलिए अमन सर आ जाइए सर। और हेलो, यस आई एम बैक। थैंक यू यार, बहुत सारी तालियां हुई यार, बस इतनी भी मत करो बेइज्जती ना हो जाए देखना मेरा। अरे नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, करते करते स्टार्ट करते फटाफट। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो पढ़ा वो कितना बढ़िया था, मतलब कि हम लोग भी समझ गए कि भाई लोड बैलेंसिंग का जरूरत तो पड़ेगा, अगर ट्रैफिक बढ़ गया तो लोड बैलेंसिंग तो लगेगा। ठीक है, तो उसके पहले से एक चीज और है कि देखो, मतलब देखो जब भी ट्रैफिक बढ़ेगा जीवन में, फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास 1000 यूजर थे, कल हमारे पास 10,000 है, परसों हमारे पास 1 लाख है। तो ट्रैफिक तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो जहां जहां भी ट्रैफिक बढ़ने की बात होगी तो वहां वहां पर आईटी में टर्म आप सुनोगे, स्केलिंग। ठीक है, इंफ्रा स्केलिंग, कि भाई स्केल करना पड़ेगा, मतलब ना कहीं भी जाओगे ना तो ऐसा ऐसा लोग बोलते मिलेंगे कि भाई अरे भाई वो तो स्केल अप करना पड़ेगा, स्केल डाउन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे टर्म होती है एक स्केलिंग। ठीक है ना, अप डाउन ये सब तो ठीक है, क्या है कि लगा लो कम ज्यादा ही वाली बात होगी ना। अप डाउन तो मतलब क्या है कि अप मतलब ज्यादा, कम मतलब डाउन मतलब कम। ठीक है, तो स्केलिंग नाम की एक टर्म होती है कि भाई स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्केलिंग क्या बोलती है, स्केलिंग के अगर आप 2 प्रकार देखोगे ना, तो स्केलिंग 2 प्रकार की अवेलेबल है आईटी में। एक होती है वर्टिकल स्केलिंग और एक अपना होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है ना, अब भाई देखो वर्टिकल से क्या समझते हैं, वर्टिकल से हम लोग समझते हैं भाई, मेरे को तो दिमाग में कोई बोलता है ना वर्टिकल मतलब क्या, तो मैं समझता हूँ खड़ी डंडी। ठीक, खड़ी डंडी कैसी, ऐसी वाली। तो ध्यान से देखो, ये जो है इस डंडी को मैं क्या मानता हूँ, वर्टिकल स्केलिंग। और अगर मुझसे कोई बोलता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो मैं क्या मानता हूँ, इसी लाइन को 90 डिग्री घुमा दो, नहीं हाँ 90 डिग्री घुमाएंगे ना, सही तो है, हाँ 90 डिग्री घुमा दो, तो इस लाइन को बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलता हूँ वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो भाई मतलब एक ही पॉइंट पे आप ऊपर 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 बढ़ते आ रहे हो, बढ़ते आ रहे हो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको अगर आईटी से लिंक कर दूं, तो अगर एक ही वीएम है अपने पास, और अगर आज वो वीएम का जो साइज है
एक सेकंड, ये वीएम है अपना, ठीक है। इसके अंदर 2 GB रैम है और इसके अंदर 80 GB SSD है, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग क्या बोलती है कि भाई एक ही लाइन पकड़ो, एक ही वीएम पकड़ो और आप उसको इंक्रीज करते जाओ। इंक्रीज कैसे करोगे? आपने इंक्रीज करके इसको 8 GB कर दिया, ठीक है, और आपने इसकी मेमोरी इसके हार्ड डिस्क को 160 GB कर दिया, प्रोसेसर बढ़ा दिया, सब ठीक है। तो आपने क्या करा? साइज इंक्रीज कर दिया, एक ही वीएम लेके चल रहे हो। तो ये इस टाइप की स्केलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्केलिंग, क्योंकि आपने एक वर्टिकल लाइन, खड़ा डंडा खींचा है और खड़े डंडे के करस्पॉन्डिंग आप एक पॉइंट, मतलब एक वीएम को ही एक से दूसरे पे लेके जा रहे हो, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है भाई? देखो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब जो था, एक सेकंड को इसको ना थोड़ा इधर ले आते हैं। आप इधर का चले गए तो चलो इधर चल, हाँ इधर आ जा, और इस वाली लाइन को भी यहाँ ले आते हैं तो साथ में दिख पाएगा दोनों, सब कुछ एक पन्ने पे सब दिखेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या बोलता है कि अब देखो यहाँ पर जो था भाई, एक ऐसी लाइन है, अब ऐसी लाइन जहाँ दिख रही है उसको ऐसा समझना कि भाई आपके पास एक वीएम है, तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप हॉरिजॉन्टली इसको एक ही वीएम को दूसरा जाओ, वो बोल रहा है यहाँ पे एक और वीएम आएगा, लेकिन क्या बोलता है भाई? एक और वीएम बनाओ। आप अगर नंबर ऑफ वीएम्स बढ़ाओगे तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अगर आप वर्टिकल स्केलिंग करोगे मतलब एक ही लाइन के करस्पॉन्डिंग, मतलब एक ही वीएम के करस्पॉन्डिंग आप उसको ऊपर ऊपर की तरफ खींचते जा रहे हो। हॉरिजॉन्टल मतलब जितनी लंबी लाइन आप हॉरिजॉन्टली खींचते जाएंगे तो क्या करना होगा? हमें एक नया वीएम ऐड करते आना होगा, ठीक है। तो स्केलिंग क्या दो प्रकार की, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। तो अब देखो, नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, भाई अगर हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट है, मतलब क्या है, मतलब 1 लाख यूजर्स हैं, ठीक है, हमारे बिल्ली.com पे बिल्ली है, मतलब बिल्ली, सॉरी क्या यूजर क्या लिखते हैं भाई, बिल्ली है ये तो, ठीक है। हमारे पास 10,000 बिल्ली है, तो 10,000 बिल्ली है, और अगर आज मान लो आपके पास एक वीएम है, यहाँ पे एक वीएम है, इसका जो रैम है 2 GB है, और इसका जो हार्ड डिस्क है, मतलब जो भी है 80 GB है, 2 GB 80 GB का एक आपका वीएम है, इसके ऊपर 10,000 बिल्ली का काम हो रहा है। जैसे ही आपकी 1 लाख बिल्ली हुई तो आपके दिमाग में अगर स्केलिंग करना पड़ेगी, स्केलिंग करना पड़ेगी, स्केलिंग करना पड़ेगी। जैसे यूजर बढ़ते हैं तो एक टर्म आती है स्केलिंग, ठीक है। तो टर्म सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि यार मतलब यार बिना माथा पच्ची के कैसे करूं मैं? तो बिना माथा पच्ची की जो स्केलिंग होती है वो क्या होती है? वर्टिकल स्केलिंग। बिना माथा पच्ची मतलब आपको कोई और एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें लोड बैलेंसर भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कोई रिसोर्स ऐड नहीं करना पड़ेगा। बिना माथा पच्ची का आप गए सीधे, आपने वीएम को 8 GB कर दिया और आपने इसको 160 GB कर दिया, आपकी ट्रैफिक बढ़ गया, मतलब आपकी वीएम की साइज बढ़ गई, और आराम से आप 1 लाख बिल्ली चला रहे हो, बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग का एक प्रॉब्लम है। वर्टिकल स्केलिंग का प्रॉब्लम यह है भाई कि मतलब इसकी लिमिट है ना भाई, मतलब कितना कर लोगे? मतलब मान लो कि यार मतलब अब क्या करोगे? मतलब फॉर एग्जांपल आज की तारीख में जो सबसे बड़ा वीएम बन सकता है वो पॉसिबल जो है वो 250 GB 256 GB रैम वाला है, ठीक है। और उसके अंदर मतलब हार्ड डिस्क तो ठीक है ज्यादा लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। और उसके अंदर कितने कोर हो सकते हैं? उसके अंदर मान लो कि 1,000 कोर हो सकते हैं बस। आज की तारीख में जो इंडस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आज जो प्रोसेसर और ये सब चीजें बची हुई है हमारे पास, जो बन सकती पॉसिबल है, ठीक है, मतलब इतना भयंकर इंफ्रा है हमारे पास, हर मोबाइल में प्रोसेसर है, हर कंप्यूटर में प्रोसेसर है, उसके बाद भी हमारा जो मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो है कि भाई 256 GB रैम से ऊपर का कंप्यूटर बन ही नहीं सकता। मैंने तो देखा भी नहीं इतना बड़ा कंप्यूटर, लेकिन इससे ज्यादा बन भी नहीं सकता, ऐसा मान लो। तो क्या होगा भाई? स्केलिंग करते 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 कहाँ तक जा पाओगे? इस लेवल तक जा पाओगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आपका डब्बा हो जाएगा, और इसके बाद जितने यूजर्स ये मशीन संभाल पाएगी, उसके बाद आप वर्टिकल स्केलिंग नहीं कर पाओगे। तो भाई वर्टिकल स्केलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मिला हमें कि भाई इसका एक लिमिट है। दिमाग से सोचना है कि देयर इज अ लिमिट। कल को भी क्या होगा आप सोचो कि मतलब आप अगर बोलो कि नहीं नहीं सर, कल हमारा तो कंपनियां तो बनाई रही थी ना, डेल है हमारी, एचपी है, ये बड़े बड़े ये बनाती है, लैपटॉप बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, तो ये कंपनी तो क्या ऐसा रोज नए नए प्रोसेसर लॉन्च करे, इंटेल है अपनी, एएमडी कंपनी है, ठीक है, अपने एनवीडिया वाली है जो जीपीयू शादी बनाती है, ये जितनी भी कंपनियां आप बोलोगे ना कि मतलब यार ये तो क्लास सर रोज कॉलेज नया में बना रही पढ़ते है, लेकिन जब भी नया बनाएगी एक लिमिट तो होगी ना भाई, उससे बड़ा तो भी उस समय नहीं बना पाएगी। तो जब जब लिमिट की बात आएगी तो भाई इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि भाई एक लिमिट है, इससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, इससे बड़ा वीएम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो खरीद के कहाँ से लाओगे? घर में तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो भाई वर्टिकल स्केलिंग तो भाई नहीं कर सकते। 1 लाख यूजर चल गया, लेकिन 1 लाख यूजर पर हमारी लिमिट आ गई। अब जैसे ही यहाँ पे 10 लाख यूजर हुए, ठीक है, 10 की जगह यहाँ पे सिर्फ 5 लाख ही यूजर हुए, तो 5 लाख अगर यूजर हो गए तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि सर क्या करूं, यहाँ पर तो 256 GB से हम बना चुके हैं, और हमारी जो हार्ड डिस्क है वो भी हम इस पर लगा चुके हैं बहुत बड़ी, 160 GB की जगह टीबी कर देता हूँ, ठीक है, सब लगा दिया, लेकिन इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो उस समय आपके दिमाग में आया कि ये नहीं चलेगा, तो वहां पर जो आपका साथ देगा उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की जो हमने बात करी कि भाई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की अगर बात करें हम एजोर के अंदर,
तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए एजोर ने हमें 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करी है। लोड बैलेंसर, आजा भाई, फोटो नहीं आ रहा इसका। हाँ, ये आ गया। ठीक है, जो एजोर हमें प्रोवाइड करता है वो हमें प्रोवाइड करता है 3 प्रकार की सर्विसेज। एक है एजोर लोड बैलेंसर, एक है अपना एजोर एप्लीकेशन गेटवे, आजा भाई। ठीक है, तीसरा है अपना फ्रंट डोर। ठीक है, ये आ गया फ्रंट डोर। और एक और होता है यहाँ पर, 4 तरीके देता है, ऐसे 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बोलता है वो ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है ना, ट्रैफिक मैनेजर इनने फ्रंट डोर के अंदर मतलब इंटीग्रेट कर दिया, तो इतना फर्क उससे पड़ता नहीं है। तो लेकिन फिर भी मतलब अलग से देता है तो मान लो। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो सर्विस है, ये आपके एजोर की, नहीं नहीं, लोड बैलेंसिंग का लिख दिया इसमें, फ्रंट डोर और एजोर ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको भी रट सकते हो अगर चाहो तो, कि भाई एजोर कौन कौन से प्रकार की लोड बैलेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि ये जो चारों तरह की लोड बैलेंसिंग सर्विसेज है भाई, ये जो सर्विसेज है ये वर्टिकल लोड बैलेंसिंग आपको हेल्प करती है या हॉरिजॉन्टल लोड बैलेंसिंग में हेल्प करती है। तो आंसर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लोड बैलेंसिंग में हेल्प करती है। भाई वर्टिकल में तो क्या है भाई, नॉर्मल ना, आपको बताइए, आप वीएम खोलोगे, वीएम का साइज इंक्रीज कर दोगे, तो हम आता ही हमने स्टार्टिंग में देख लिया था भाई, वीएम के पेज पे जाओ और वहां पे कर लो लोड बैलेंसिंग सर्विसेज। ठीक है, तो भाई अब ये जो चीजें हैं, ये चारों चीजों को हमको एक एक करके सबको पढ़ना है। ठीक है, सबका सबका सब कुछ हमें थोड़ा 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 सब कुछ जानना है बहुत अच्छे से, मतलब कुछ कुछ करके भी देखना है। देखो, फ्रंट डोर का इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैफिक मैनेजर का इम्प्लीमेंटेशन इतना इजी नहीं है, तो इसको हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, लेकिन एजोर लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे इसको पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, मतलब मैनुअली बनाएंगे, पोर्टल से बनाएंगे, सब बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, सब करेंगे, पूरा खोलेंगे इसको। ठीक है, तो चलो हम वापस चलते हैं हमारे इस डायग्राम के अंदर। पहले ये बताओ कि यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि भाई 2 तरह की स्केलिंग है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये है वो है, जो जो भी है यहाँ पे, ये भाई सब। यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार जोरदार थम्स अप कर दो भाई। कुछ नहीं, सिंपल सा अमन सर वही बता रहे हैं कि भाई अगर एक ही आदमी पे तुम बोझ डालते जाओगे, मान लिया 50 kg, 100 kg, 150 kg, खली की खली भी रहेगा भाई, तो उसका बलि निकल जाएगा एक टाइम के बाद, राइट। तो कंप्यूटर है, उसको अगर वर्टिकल में बढ़ा रहे हो, एक बार बैठेगा ही वो, क्योंकि एक लोड उठा पाएगा एक लेवल तक ही, राइट। कितना भी उसका एक लिमिट होगा। तो वही है कि हॉरिजेंटल स्केलिंग सबसे बढ़िया होता है भाई। तो हॉरिजेंटल इसको बढ़ाएंगे, और सब में आगे बढ़ोगे ना, आगे भी बढ़ोगे तो धीरे धीरे करके हम लोग हॉरिजेंटल स्केलिंग कुबरनेटिस में भी एचपी होता है, तो हर जगह पे यही यूज होगा। तो यहाँ तक सबको भाई समझ में आ गया है, तो एक बार थम्स अप करो, फिर चलते हैं लोड बैलेंसर को डिटेल में खोलना स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है मंसूर, बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है भाई, कि जो 5 लाख बिल्ली आ गई है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो क्या बचा है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या बोलती है भाई, वीएम बढ़ाओ, वीएम बढ़ाओ, वीएम बढ़ाओ। तो वीएम बढ़ाओ तो भाई 256 GB वाला वीएम मत बढ़ाओ। वो क्या बोलता है भाई, छोटे छोटे वीएम बना लो, इतना बड़ा वीएम बनाने का जरूरत ही नहीं है तुम्हें, तुम 2 GB का ही बना लो, कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं सब सब कर दूंगा। 2 GB का वीएम बनाओ तुम बढ़िया से, और एक वीएम पे ट्रैफिक मत भेजो इतना। तो उसमें क्या हुआ, आपने 2 वीएम बढ़ा दिया, 3 वीएम बढ़ा दिया, 4 वीएम, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना वीएम लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो में जगह 2 वीएम का है तो 2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 वीएम लगा लिया। अब क्या हुआ, ये जो आपकी 5 लाख बिल्लियां हैं, अरे ये इंसान का फोटो है, लेकिन यहाँ पे बिल्लियों का फोटो होना चाहिए, ये बिल्ली है रही। ठीक है, बिल्ली, लेकिन ये तो गिटहब का लोगो होगा, चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, हम ऐसा मान लो ये इंसानी बिल्ली है हमारी। ठीक है, तो भाई ये जो इंसान लोग हैं, ये जो बिल्लियां हैं, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, लोड बैलेंसर को भी पिक्चर से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड में रखो, दिमाग में रखो मत, यहाँ लोड बैलेंसर है। ठीक है, अब मानो कि यहाँ पर एक वीएम पे मतलब प्राइवेट आईपी, दूसरे प्राइवेट आईपी। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि भाई इस वीएम के ऊपर आपने क्या सेटअप कर रखा है, इस वीएम के ऊपर आपने एनजीनिक्स डाल रखा है, एनजीनिक्स के अंदर आपने क्या डाल रखा है, आपने बिल्लो रानी वाली वेबसाइट को सेट कर रखा है। दूसरी वाली वीएम के अंदर भी सेम काम करा हुआ है आपने, सेम। दोनों वीएम, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सेम होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें आपने एनजीनिक्स डाल रखा है, इसके अंदर बिल्लो रानी का कोड आपने डाल रखा है। जैसे आपको याद होगा ना, आपने नेटफ्लिक्स का कोड डाला था उसके अंदर, तो वैसे ही बिल्लो रानी का कोड होगा। बिल्लो रानी क्या है भाई, वो भी कोई अलग तो ना है कोई चीज। बिल्लो रानी का कोई कोड होगा, नेटफ्लिक्स वाले सर्वर में डालेंगे, चला देंगे कुछ ना कुछ करके। ठीक है, तो अब कैसे भी करके आपने ये दोनों वीएम के अंदर सेम टू सेम डाल लिया है। अब ये यूजर को प्रॉब्लम हो गया भाई, यूजर सोच रहा है, अब आप यूजर को क्या दोगे, यूजर को आप ये वाला आईपी एड्रेस दोगे वीएम 1 का, कि आप दोगे यूजर को वीएम 2 का।
एरो का चलेगा, इधर चल, इधर इस पे चिपक, हाँ, चिपक गया। ठीक है, तो अब दिमाग क्या खराब होगा भाई कि यार, यार क्या करूं भाई। आधे यूजर को अब आपके क्या दिमाग में आएगा कि यार मुझे क्या करना है भाई, 5 लाख टोटल बिल्ली है, तो आप बोलोगे 2.5 लाख बिल्ली को VM1 का आईपी देता हूँ, 2.5 लाख बिल्लियों को VM2 का आईपी देता हूँ, तो भाई दोनों मिलके मतलब दोनों लोग कर लेंगे, लेकिन वैसा पॉसिबल कैसे है? आप 2.5 लाख बिल्ली आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मतलब अगर अमेजोन वाले सोचें कि भाई अमेजोन वाले आपके लिए क्या करें कि यार नहीं, कुछ अलग 2 लाख यूजर्स के लिए अलग आईपी एड्रेस और इसके लिए अलग आईपी एड्रेस, तो शॉपिंग करना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, पता ही नहीं किसके लिए क्या आईपी एड्रेस साइन हो, तो पता ही नहीं चलेगा अभी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में जो लोड बैलेंसिंग सर्विसेज आई, तो वो क्या बोलती है कि एक काम करो, तुम कुछ मत करो, तुम एक यहाँ पर एक लोड बैलेंसिंग वाला सर्विस लगाओ। ठीक है, लोड बैलेंसिंग का सर्विस लगाओ। सर्विस क्या है? एजोर का लोड बैलेंसर हो सकता है, ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन गेटवे हो सकता है, वो सब ये सब चीजें हो सकती है, दो हो सकते हैं, या तो लोड बैलेंसर लगाओ, एप्लीकेशन गेटवे लगाओ। ठीक है, उसने बोला लोड बैलेंसिंग का कोई एक सर्विस उठाओ और तुम लगाओ। वो क्या करेगा भाई, और उसके ऊपर तुम यहाँ पे एक पब्लिक आईपी दे दो। क्या दे दो? एक पब्लिक आईपी दे दो। तो फिर वो क्या करेगा भाई, और वो क्या बोलता है कि तुम ये जो पब्लिक आईपी का जो आईपी है, ये तुम अपने जितने भी यूजर है, 5 लाख है तो 5 लाख का दो। तुम डिवाइड मत करो कि भाई 2.5 लाख को अलग, 5 लाख को अलग, इसको अलग, उसको अलग। तुम क्या करो, पूरी 5 लाख बिल्लियों को सबको एक आईपी एड्रेस दो, और वो सारी बिल्लियां क्या करेगी भाई, इसके ऊपर हेड मारेगी। एक सेकेंड, क्या बोल रहा है भाई सौरभ? प्लीज लेट मी इन। हाँ सौरभ भाई, हाँ हाँ, कर दिया मैंने, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है भाई कि देखो, यूजर जितने भी थे, वो क्या हो रहा है भाई, वो जितने भी पब्लिक आईपी पे हिट कर रहे हैं, तो जितना भी ट्रैफिक जाएगा वो किस पे आएगा? पब्लिक आईपी के ऊपर आएगा। इसके एजोर लोड बैलेंसर एक अलग तरह का सर्विस होगा, उसके पब्लिक आईपी के ऊपर सारा ट्रैफिक आएगा, और वो क्या बोलता है कि भाई उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या करूंगा, वन बाय वन पहले एक बार ट्रैफिक जो आएगा इसको दूंगा, को भेजूंगा, दूसरी बिल्ली इसको भेजूंगा, फिर पहली बिल्ली इसको भेजूंगा, फिर दूसरी बिल्ली इसको भेजूंगा, पहली बिल्ली, दूसरी बिल्ली, मतलब तीसरी बिल्ली, चौथी बिल्ली, ऐसे करके मैं एक एक करके भाई घुमाते रहूंगा, घुमाते रहूंगा, घुमाते रहूंगा। जैसे ही घुमाते रहूंगा, सुना? तो क्या हुआ, उसको घुमाते वाले जो ये जो बात करी ना मैंने, घुमाते रहूंगा कि पहली बिल्ली को VM1 को, दूसरी बिल्ली को VM2 को, फिर तीसरी बिल्ली को फिर VM1 को, चौथी बिल्ली को फिर VM2 को, पांचवी बिल्ली VM1, छठी बिल्ली VM2। तो जो घुमा रहे हैं ना बिल्लियों को, इसको क्या बोल रहे हैं? घुमाना। तो इसको अंग्रेजी में नाम दिया गया है राउंड रॉबिन। ठीक है, रॉबिन पता नहीं क्या मतलब है, रॉबिन क्यों दिया भाई? रॉबिन मतलब स्मार्ट लोग को बोलता हूँ भाई, रॉबिन खतरनाक नाम है ना भाई, यार रॉबिन, रॉबिन भयंकर स्मार्ट है, क्या है भाई, घुमा रहा है, ये स्मार्टली घुमा रहा है, तो भाई क्या नाम दे दिया इसको? राउंड रॉबिन। तो ये जो एजॉन लोड बैलेंसर काम करता है, ये क्या कर रहा है? राउंड रॉबिन एल्गो रिथम को यूज करके जो भी ट्रैफिक आ रहा है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, VM1 VM2 VM1 VM2 VM2 VM1 VM2 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कि भाई क्या हो रहा है, लोड बैलेंसर जो सर्विस है वो क्या करता है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को यूज करके जितनी भी बिल्लियों का ट्रैफिक आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसको ट्रैफिक को अपने ऊपर ले लेगा, सारा लोड अपने लोग, और उसके बाद भले ही इसका सीना दुखे कुछ भी हो, लेकिन इस सारा लोड अपने छाती पे लेकर, और भाई कहाँ जा रहा है, ये राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का यूज करके ट्रैफिक को इधर उधर बांटते रहेगा। ठीक है, तो अब कैसा लगेगा भाई अपना जो डायग्राम बनेगा, जैसे डायग्राम को थोड़ा मगर एरो वैरो लगाएं इसमें, तो कैसे हो जाएंगे भाई, ये ऐसे हो जाएंगे कि भाई अपना ट्रैफिक आया इसके ऊपर और ये गया इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कि भाई ये तो बड़ा सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप करो, तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। परफेक्ट, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के देखते हैं भाई कि मतलब, अरे यार मतलब यार सर ये तो ठीक है, लेकिन लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे, करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे, वो सब देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो लोड बैलेंसर है इसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगाते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है क्या इसके अंदर? हाँ है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है ना, इस लोड बैलेंसर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं भाई, और देखते हैं कि इस लोड बैलेंसर के अंदर क्या क्या होता है ऐसा जिसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और हम मतलब समझ पाएंगे ना भाई। देखो, अगर अगर आपको पता है भाई किसी चीज को, अगर आपने अंदर खोल के देख लिया, कार की बात करें, अगर कार का इंजन अगर आपने एक बार खोल के बना लिया, तो भाई कार रिपेयर करना बड़ी बात बची क्या? कुछ नहीं भाई, कार का इंजन अगर खोल लेते हो आप, तो फिर क्या है भाई, कार का इंजन खोलो, उसके अंदर पिस्टन विस्टन जो भी लगा है निकालो, वापस उसके अंदर कस दो उसको पिस्टन को, वापस उसमें पेट्रोल डालो और इंजन ऑयल डालो, और वापस उसके अंदर आग लगा के चालू कर लो। तो मतलब क्या है, तो लोड बैलेंसर को मानो कि ये गाड़ी का इंजन है, तो इसको खोलेंगे। ठीक है, तो इंजन को जब खोलते हैं तो क्या पिस्टन निकलता है, निकलता है, वो निकलता है। तो देखो, इसको जब खोलोगे ना,
तो इसको खोलने के लिए पहले एक डब्बा बनाते हैं चोकोर, है सही। मतलब इसको क्या, एक एक चीज यहाँ पर है ना, अभी जो हम जो अगली जो 3-4 चीजें पढ़ने वाले हैं, जो आशीष सर ने स्टार्टिंग में बता दी हमें, वैसे मतलब पता हमें सब है, पढ़ा आप सब चुके हो, वापस से हम एक और बार देख रहे हैं बस। लेकिन अभी जो ये 4 चीज देखने वाले हैं हम लोग, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि ये जो 4 कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लोड बैलेंसर पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपकी दुनिया की हर लोड बैलेंसिंग सर्विस से एप्लीकेबल है। भले ही आप एज्योर में काम करो, एडब्ल्यूएस में काम करो, जीसीपी पे काम करो, या कोई भी क्लाउड पे काम करो, कॉन्सेप्ट हमेशा लोड बैलेंसिंग का सेम रहेगा। ठीक है, तो दुनिया के कोई भी लोड बैलेंसर के ऊपर अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे और अगर उसको फोड़ के निकालोगे अंदर से, तो उसके अंदर आपको 4 चीजें निकलेगी जो कि आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। सबसे टॉप लेवल पे होगा जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहली जो चीज हमें निकल के आएगी उसको बोलते हैं फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज जो निकल के आएगी उसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बैक एंड पूल्स, पूल्स बैक एंड पूल्स। ठीक है, तीसरी चीज जो निकल के आएगी उसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ प्रोब। जो हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में, आशीष सर ने जो स्टोरी बताया था कि भाई हमें देखना पड़ेगा ना भाई कौन जिंदा है, इसके अंदर से लोड बैलेंसर को देखना पड़ेगा ना कि कौन सा बंदा जिंदा है, VM1 जिंदा है, VM2 जिंदा है, कोई जिंदा है, मर तो नहीं गया, कुछ हो गया, तो वो चीज के लिए होता है हेल्थ प्रोब्स। और चौथी और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसिंग रूल्स। ठीक है भाई, मतलब सिंपल सिंपल सा वर्ड है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस इनको रट लेना है। क्योंकि भाई इंटरव्यू में भी अगर पूछ लेता ना, मतलब कि यार ये कैसे होता है, तो इसको इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओगे। स्टोरी में स्टार्टिंग में आशीष सर ने बताया था कि भाई लोड बढ़ेगा, तो सबसे पहले एजोर लोड बैलेंसर ने क्या करा है, अंदर एक बंदा बैठा के रखा है जिसको बोलता है फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ये जो लोड आ रहा है ना, ये जितनी 5 लाख बिल्लियां हैं, ये एजोर लोड बैलेंसर के ऊपर हिट नहीं कर रही है। एजोर लोड बैलेंसर के अंदर एक फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन नाम की एक चीज होती है, उसके ऊपर ये सारी बिल्लियां हिट करेगी, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ घुस गए। इसके पीछे लोड बैलेंसर ने अपने लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के पूल बना रखे हैं। एक फ्रंट एंड का पूल बना दिया होगा, एक बैक एंड का पूल बना दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। तो जो लोड बैलेंसर ने पीछे जो अपने बंदों की टीम बना रखी है, टीम है ना भाई, क्या है ये, फ्रंट एंड वाली, फ्रंट एंड सबनेट वाली टीम है ये 2 VM की। बैक एंड वाली कोई अलग टीम होगी, इसकी इसकी कोई अलग टीम, उसकी कोई अलग टीम। तो जो लोड बैलेंसर जो बंदा है, इस बंदे ने जो पीछे जो टीम बना रखी है कि मल्टीपल टीम बना सकता है वो, तो वो जो टीम्स है वो उसको उसने क्या नाम दिया, बैक एंड पूल्स। ठीक है, उसके बाद अब टीम जो थी अपनी, ये VM1 VM2 वाली जो हमारी एक टीम है, इसको क्या फ्रंट एंड की टीम हो गई है। तो फ्रंट एंड की टीम के अंदर कितने बंदे जिंदा है, कितने बंदे मर गए, वो जानने के लिए क्या कर रखा है उसने, उसने हेल्थ प्रोब नामक चीज लगा रखी है। और ये सब काम को सेट करने के बाद उसने एक रूल सेट कर दिया कि भाई ऐसा ट्रैफिक आएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा। तो ये जो चीज करी है वो किससे करी, लोड बैलेंसिंग रूल्स है। तो दुनिया की कोई भी लोड बैलेंसिंग सर्विस आप पढ़ो, आपको घुमा फिरा के अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्फ़िगर क्या करना है, सिर्फ यही 4 चीज करनी है। अगर आप ये 4 चीज कॉन्फ़िगर कर ले तो आपका लोड बैलेंसर काम करेगा। अब वो एप्लीकेशन गेटवे हो चाहे लोड बैलेंसर हो, जो भी हो, सब ऐसे ही काम करता है। तो भाई आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करो। जैसा कि अमन सर बता रहे हैं, हम लोग शुरू में बात भी किए थे भाई, ट्रैफिक आएगा, अमन सर थोड़ा सा नीचे करना, ट्रैफिक आएगा। और ये अमन सर इसको ना बैक एंड पुल्स फॉर फ्रंट एंड ऐसे कर देते हैं, फ्रंट एंड डाल देते हैं ब्रैकेट में। हाँ, तो इनको समझ में आएगा ना कि बैक एंड पुल भी बहुत ज्यादा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बैक एंड फुल पुल्स फॉर फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड वाले के लिए बैक एंड पुल है ये डाल देते हैं बस। तो हाँ देखिए, जैसे कि अमन सर ये बता रहे थे आपको भाई, सबसे पहले ट्रैफिक आया तो हिट करेगा, कहाँ हिट करेगा भाई, हिट करेगा फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ भाई, वो जो लोड बैलेंसर का चमचा जिसका बात कर रहे थे, वो चम्मच है, वो लिया, उस पर गिरा, जैसे ही गिरा दिमाग पे, वो देखेगा अरे कौन है, मैंने बोला सर काम बहुत आया, बोला अरे बैक तुम्हारा ये इतना तो बंदे हैं, सबको काम करवाओ, सबको लो, जिसको यूज करना करो। तो वो क्या किया, बैकएंड में ढूंढा कि भाई कौन कौन बंदा है, तो 4 बंदा मिल गया। फ्रंट एंड वाले में 2 VM। तो ऐसे बोल सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हो, सर ये बैकएंड पुल्स मतलब पुल्स, अमन सर क्या लिखे हैं, पुल्स। अब भाई क्या लिखे हैं, बैकएंड पुल्स, मतलब सर ये बैकएंड का पुल जो है बहुत हो सकता है क्या, मतलब एक पुल हो सकता है फ्रंट एंड के लिए, एक पुल बैक एंड के लिए, फ्रंट एंड का भी रेप्लिका हो सकता है, ऐसा क्या। हाँ भाई, मल्टीपल पुल्स हो सकते हैं भाई। सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार थम्स अप करो, क्योंकि पुल्स है। अभी बता रहे थे ना भाई, फ्रंट एंड के लिए 2 रिसोर्स हो सकता है, इस टीम में 2 रिसोर्स, दूसरे टीम में 4 टीम मैनेजर संभाल रहा हो,
जो 4 टीम संभाल रहा हो, चारों का काम मैनेज करना हो, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो बैकएंड पुल्स में पुल भाई अलग अलग हो सकते हैं भाई। ये सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप हो जाए भाई। जैसे ही लोड आया, लोड आने के बाद वो रोता रोता बैकएंड टीम के पास गया, बैकएंड पुल के पास गया। फ्रंट एंड बैक एंड में 2 बीएम था, उसमें 3 बीएम था। बैक एंड में कोई नहीं जानता कितना हो, फ्रंट एंड में अभी 2 माने, हो सकते कि बैक एंड वाले पुल में 3 बीएम हो। तो ऐसा था। तो मान लिया गया, बोला हाँ भाई लो। जाने के पहले अमन सर बताया कि हेल्थ चेक करेगा कि भाई वो काम भी कर रहा है मशीन की नहीं। भाई मशीन काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा भाई, मशीन काम करना चाहिए। तो उसके लिए आपका भाई हेल्थ प्रॉब हो गया। हेल्थ प्रॉब वही कुछ नहीं, हेल्थ चेक करता है सर्वर्स का, जो कि बैकएंड पुल में सेट है ना कि अप और रनिंग होना चाहिए, अप एंड रनिंग। लिख लो ये सब डायरी में, जो बोल रहा है ना अप एंड रनिंग, ये हमेशा यूज करना है। ये सब जब भी अपन कुछ बोलते हैं ना तो लिख लिया करो यार, थोड़ा थोड़ा टर्म में, कि भाई लोड बैलेंसर में हेल्थ प्रॉब क्या करता है, बैकएंड पुल सर्वर्स का ना हेल्थ चेक करता है कि सारे मशीन सर्वर्स जो है अप एंड रनिंग है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, है ना। कि ट्रैफिक अगर लोड बैलेंसर भेज रहा है तो हेल्दी के पास, वो हेल्दी मशीन के पास पहुंच रहा है कि नहीं। अब रूल का बात है, तो रूल क्या है कि कैसे ट्रैफिक आ रहा है और कैसे आके किसके पास जाएगा। 3 मशीन है तो तीनों मशीन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बैकएंड सर्वर में। अब 2 मशीन है, 2 मशीन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसके लिए ना वो हम लोग रूल डिफाइन करते हैं कि कैसे राउट होगा ट्रैफिक। लोड बैलेंसर से आएगा जब आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे हिट करेगा तो एलबी रूल क्या डिसाइड करेगा कि भाई कैसे उठा के किस किस सर्वर पे कितना कितना ट्रैफिक भेजना है। तो भाई ये क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो भाई, पूरा नीट एंड क्लीन। तो 4 कंपोनेंट हो गए, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे पब्लिक आईपी लगता है। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे भाई चिपक जाता है पब्लिक आईपी, मतलब जब भी ट्रैफिक आएगा पब्लिक आईपी होते आएगा। अच्छा अच्छा सर, मतलब आप पहले वीएम को एक्सपोज कर रहे थे, अब वीएम को एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब डायरेक्ट भाई जो ट्रैफिक आएगा आपका लोड बैलेंसर के फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा, ठीक है। उस पे आने के बाद जो बैक एंड एड्रेस पूल पे वो जो भी लोड है, लोड भेजेगा, भेजने के पहले हेल्थ प्रॉब चेक करेगा और भेजने के पहले लोड बैलेंसिंग रूल डिफाइन है, उस रूल के अकॉर्डिंग वो भेजेगा और ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो भाई दिमाग में आपका रटा हुआ ना चाहिए, डायरी में लिख लो, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड एड्रेस पूल, हेल्थ प्रॉब, लोड बैलेंसिंग रूल्स। क्यों लिख लो, क्योंकि भूल जाओगे नहीं तो 10 दिन के बाद। सब लोग लिख लिए तो एक बार थम्स अप करो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाएगा लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर में अंतर बताओ। आपको आंख बंद करके कंपोनेंट फटाफट बोलते चले जाना है कि भाई फ्रेंड इसमें इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड एड्रेस पूल, हेल्थ प्रॉब, लोड बैलेंसर रूल, सबका क्या क्या यूज है, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देके खत्म करो भाई। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, बताओ बताओ बताओ। बढ़िया, तो चलते हैं आगे और लोड बैलेंसर बनाने का ट्राई करते हैं। हाँ मन सर, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं फटाफट से। पहले ना देखो, लोड बैलेंसर तो बना लेंगे, उसके पहले एक छोटी सी चीज करनी होगी हमें। लोड बैलेंसर बनाना चालू करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, पोर्टल पर जाएंगे, लेकिन बस 1 मिनट हमको लगेगा और हमारा 2 VM का कोड टेराफॉर्म से हम 2 VM बनाना चालू कर देते हैं। मतलब देखो ये सेटअप पूरा बनाना पड़ेगा, जो हमने बात करा था कि भाई इसको लैंडिंग जोन बोलते हैं। लैंडिंग जोन मतलब क्या कि भाई ये जो पूरा डायग्राम है इसमें जितनी भी चीजें बनेगी इसको हम लैंडिंग जोन बोलते हैं। तो भाई जो लैंडिंग जोन बनाना पड़ेगा ना भाई, रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, वर्चुअल नेटवर्क, फ्रंट एंड सेपरेट, बैक एंड सेपरेट। तो बस इसका कोड पूरा ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है, बस इसका अप्लाई चला देते हैं और हम लोड बैलेंसर के पोर्टल पे चलते हैं फिर। देखो ठीक है, टेराफॉर्म रहने से कितना फायदा होता है भाई। फटाफट कोड लिखा हुआ है, इसको लाएंगे, निकालेंगे और चला देंगे। तो जब तक अमन सर ये चला रहे हैं ना कोड, भाई कोड तो इसमें तो सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट चलाएंगे तो उसमें देखो ही मत, नहीं तो ये चलाने दो इनको। अभी अमन अमन भारद्वाज तुम कॉल पे हो क्या अमन? हाँ जी सर, कॉल पे हूँ सर। भाई अमन के लिए एक ताली बजाओ यार, ये बंदा प्योर टेलीकॉम का बंदा था, है ना। अब आईटी में घुस गए हैं, आप लोग बहुत लोग इनको जानते ही होंगे। और ये जस्ट यार B14 बैच में ज्वाइन किए थे, सिंसियरली B14 में आए थे, और अभी भी याद हुआ है सिंसियर लौंडा, ये पूरा सिंसियर भी नहीं है अभी भी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये बंदा ये बात माना कि भाई हम लोग का बात मानते रह गया, ये इंटरव्यू देना है सर, देना है, और कर भी रहा है। टेराफॉर्म पूरा कर लिया है, डेवऑप्स पाइपलाइन कर लिया है, डॉकर वॉकर में थोड़ा सा पीछे है अभी बस, बाकी धीरे धीरे सब कर रहा है। लेकिन जिस समय ये बंदा आया था टेक्निकल का टी भी नहीं जानता था भाई ये, प्लस इसका टफ टाइम लाइफ में, ऐसा टफ टाइम चल रहा था ये, मतलब हर कुछ हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन टफ टाइम से बेचारे गुजर रहे थे। बिजनेस स्टार्ट किए थे, वहां भी लॉसेस थे, राइट अमन? वहां से निकल के भाई आज 200% हाइक लेकर ये एक बहुत बड़े एमएनसी में गया है। नाम नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि नाम बताया जाए जब तक ज्वाइन नहीं कर लेता है। बहुत बड़े एमएनसी में गया है, प्योर टेलीकॉम का बंदा है।
प्योर टेलीकॉम, आईटी से आई भी नहीं, बोल भी रहा है कि सर हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है। घर वाले इतने बड़ी कंपनी का नाम सुन के बोल रहे हैं कि अरे भाई सही में। तो अमन बताओ यार, अपना एक्सपीरियंस बताओ, जब तक अमन सर ये बता रहे हैं, ताकि लोगों को हेल्प मिले कि क्या क्या चीजें करनी है और क्या आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट है जॉब लेने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सर यही है कि स्टार्टिंग में जब आया था तो कुछ भी नहीं था, मतलब ना समझ में आ रहा था कुछ। ज्वाइन किया तो ऑलरेडी चीज़ों में फंसा हुआ था। यहाँ पे वर्क फ्रॉम घर से ही कर रहा हूँ काम, तो मतलब ऑफिस जाना पड़ता है रोज। खतौली से अप डाउन करता हूँ टेलीकॉम में ही, तो 50-55 किलोमीटर का रोज अप डाउन है सर। उसके बाद थोड़ा सा लग रहा था कि घर में ही हूँ, चलो कोई बिजनेस कर लेते हैं। एक दोस्त के साथ थोड़ा सा बिजनेस किया, 5-6 लाख रुपए वहां डूब गए, जो थोड़ी बहुत ही सेविंग थी। उसके बाद मेरे एक दोस्त है अभिषेक ओझा, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये ज्वाइन कर लो। मैं आ गया, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया, समझ आ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो चल रहा था बस धीरे धीरे काम। ठीक है भाई, हो जाएगा, मुश्किल ही लग रहा है नहीं हो पाएगा। तो फिर इंटरव्यू देने शुरू करे सर। आपने बोला भाई इंटरव्यू देने शुरू कर, जितना भी पढ़ा है उसमें। टेराफॉर्म पढ़ने के बाद मैंने इंटरव्यू देने शुरू कर दिए लगातार, देता रहा। तो पहले 2-3 इंटरव्यू में तो बैठा 15-20 मिनट में, 10 मिनट में उन लोगों ने बोल दिया कि आई एम डन विद यू, और ये ऐसे करके बोल दिया। ठीक है, शर्म सी आई, बहुत कुछ बोला भी नहीं गया सर। उसके बाद बैठा रहा, कोई नहीं। सोचा फिर मुझे लगा कि मेरे से हो नहीं पाएगा, कुल मिला के बात ये है। तो फिर आशीष सर का फोन आया कई बार कि भाई पढ़ ले और निकल जा, हो जाएगा कुछ ना कुछ। उन दिनों ये था कि मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी चल रही थी, और मतलब बिल्कुल लाइफ बिल्कुल ही स्पॉइल हो चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। खैर उसके बाद देता रहा इंटरव्यू, देता रहा। एक दिन 18 इंटरव्यू दे चुका था तब तक। 18 इंटरव्यू में मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब 19वां 20वां इंटरव्यू गया तो एचसीएल में था, एचसीएल में पहला राउंड क्लियर हुआ। मैं एचसीएल में 4-5 इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो नहीं हो पाया वहां भी। तो खैर कुल मिला के मतलब लास्ट में जाके सर ने समझाया कि ऐसे करो ऐसे करो। कुछ दोस्त भी थे साथ में, ग्रुप वाले भी थे, जैसे जगदम्बा भाई हो गए, शिवेश भाई हो गए। इन लोगों का भी सपोर्ट था, कुछ ना कुछ पूछता रहता था मैं इन लोगों से भी। इन्होंने बताया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। तो कुल मिला के मिल ही गया सर। और उसके बाद फिर घर वालों के सामने गया तो वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि कहाँ तो यहाँ पर टेलीकॉम में आप लोग जानते ही हो, जितने लोग भी हैं 3-4 लाख रुपए के पैकेज पे था, कुछ इतना था भी नहीं। और अभी सिस्टर की शादी भी आने वाली है नवंबर दिसंबर में, तो वहां भी हेल्प हो जाएगी। तो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कोई भी कर सकते हो। मेरा एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा नहीं है इधर के एरिया का जहाँ पे रहता हूँ, दोस्त यार हैं, तो चीजें शुरू से ही ऐसी हैं कि होम टाउन है। तो मतलब 120 किलोमीटर का तो मेरा रोज का अप डाउन ही है ऑफिस से। उसके बावजूद भी मैं पढ़ लिया और किया। और आप लोग 100% कर सकते हो, ये सच्चाई है। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं सर लोग, 101% कर सकते हो। और अमन आपको लगा क्या कि जो हम लोग पढ़ाते हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ पूछता है इंटरव्यू अगर में? मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और अमन ये आपको लगा क्या कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पूछता है इंटरव्यू में, अगर आप सही से तैयारी करो? नहीं नहीं सर, एक्स्ट्रा तो नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने, एक एंटिटी डेटा में था, तो उन्होंने सर ने मेरे को बोला कि अमन यू आर वर्किंग फ्रॉम द लास्ट 4 year एंड यू आर सेइंग क्लेमिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन डेवऑप्स इंजीनियर एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, सो शो मी और गेट रिपोजिटरी दैट यू मेक द कोड देयर। तो मैंने उनको स्टार्टिंग में मना भी किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं दिखाओ, आप रेपोजिटरी दिखाओ। तो ऐसे किस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो हम अनएक्सपेक्टेड थे कि भाई रेपोजिटरी क्या लिखेगा बंदा। तो इस तरीके की चीजें भी वो मतलब लगी मेरे को, 1-2 चीजें। और एज्योर से कुछ खास नहीं, अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट में डिफरेंस, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और बस इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं एज्योर से। और टेराफॉर्म का मेन चलता है, और थोड़ा सा ये सर अपना आपका पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट पूछते हैं अच्छे से, सर्विस कनेक्शन वगैरह। तो सर यही है कि आप जितना पढ़ा रहे हो उससे बाहर तो नहीं पूछता कोई भी। और एक आधे का सर बोल नहीं सकते, कोई पूछ ही लेता है तो उसका तो क्या इलाज है। एक आधे का पर कुछ बाकी कोई नहीं पता है ना। हाँ, बाकी कोई कुछ भी नहीं पूछता सर, कुछ भी नहीं पूछता इससे ज्यादा। अगर ये पढ़ लिया अच्छे से, तो मैं कह रहा हूँ सर, मैंने तो अच्छे से पढ़ा भी नहीं अगर ये पढ़ लिया अच्छे से तो हर जगह हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा। भाई अच्छे से कोई ऐसी पढ़ बात लिए ना तो ऑफर्स का बारिश हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ ये। हाँ, हो जाएगी, ऑफर हो नहीं, जाएगी ऑफर सर। ऑफर्स का बारिश हो जाएगा भाई। और जो गिट का जैसे टाइम तुम लगेगा कर सर रहे हो। स्टार्टिंग में, 2-4 इंटरव्यू में तो देखो लगेगा सर टाइम। ऐसा नहीं कि 1-2 दे दिया हो गया। तो मतलब आप यकीन मानना सर, मेरा पहला इंटरव्यू हुबासा कंपनी में था, एक हुबासा कंपनी थी, और उसमें मुझे मतलब कुछ भी नहीं आता था। और 1 घंटा 10 मिनट मैंने इंटरव्यू दिया उसका, पहला राउंड तो मेरा हुआ भाई नहीं। समझो एक तो कि एक होना ना होना, देखो हर असफलता आपको एक स्टेप सफलता के करीब ले जा रही है।
इंटरव्यू निकालना मैं बोल रहा हूँ ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आज से इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। भाई अजय जी, अजय शर्मा थे टेलीकॉम बैकग्राउंड से, क्या पता अभी कॉल पे है कि नहीं, शायद जो जॉब ऑफ में बिजी हो गए। अजय जी थे, अजय जी भाई, उनको 40 इंटरव्यू में पहला निकला था, लेकिन जब निकला एक इंटरव्यू, 1 महीना 1.5 महीना में 40 इंटरव्यू दिए थे, पहला जॉब मिला 40 इंटरव्यू के बाद, फिर जाकर भाई 7 ऑफर उठाए थे वो फटाफट। 1 महीना जब नोटिस बचा, 7 ऑफर था उनके पास भाई, 400% हाई। तो मतलब भाई पहला इंटरव्यू क्रैक करने तक लेट है। आप जैसे आपका लेवल बढ़ा, इंटरव्यू निकालना आ गया, फिर दिक्कत नहीं होगा भाई। सब भाई, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अमन भी खुद बता रहे हैं कि सर मैं अभी पूरा किया भी नहीं हूँ। और जहां तक गिट का बात है, हम लोग गिट में भी ना जैसे करवाएंगे, ये भी किया होगा उस समय, ये वो हो गया होगा तो नहीं दिखाया होगा आपका। अमन गिट रिपोजिटरी तो आपका अपना होगा ना, जिसपे हम लोग कोड पुश हाँ करवाते जी, हाँ हैं, जी, वो दिखा हाँ जी, देते हाँ जी, शेयर दिखा करके। वो दिखा बोलते हैं कि देंगे। भाई ले लो मेरा गिट, वो गिट को बढ़िया हाँ से। दिखा सर, वो उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं कुछ। उन्होंने देखा मैंने कोड लिख रखे थे सब, तो हाँ मॉड्यूल्स वगैरह के कोड देखे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके हाँ बाद वो कहने लगे, वो टॉपिक ही बदल दिया उन्होंने फिर। एग्जैक्टली। तो वो जो गिट हम लोग ना सारा कोड ये क्यों करवा रहे हैं, ये कोड करवा के आपके गिट पे पुश करवाएंगे आने वाले टाइम में। गिटहब पढ़ेंगे और उस पे पुश करवाएंगे, तो वो कोड आपको रिज्यूम में डालना है। गिट का रिपोजिटरी लगना चाहिए कि ये बंदे का रिपोजिटरी में सारा कोड है, डॉकर, कुबरनेटिस, आर्गो सीडी, प्रोमीथियस, ग्राफाना, हेल्म, टेराफॉर्म, मॉड्यूल्स, प्लान, डिकान, सब। और गिट रिपोजिटरी बहुत बढ़िया बना लो। पुष्पेंद्र जी के लिए एक ताली बजाओ, देखो मस्त कितना बढ़िया गिट रिपोजिटरी बनाया है। अपना अपना गिट रिपोजिटरी भेज देना पुष्पेंद्र भाई, ये भेज रहे थे, बड़ा मस्त बनाया ये तो। ऐसा मतलब नीट एंड क्लीन काम रखो भाई। तो अपना बस एक ही इंटरव्यू में पूछा सर, वैसे कोई पूछता नहीं है इतना, बस एक ही बार हुआ वो केस, पता नहीं क्या ना उनको के डाउट। बराबर पूछेगा, लेकिन उसके लिए भी रेडी रहते हैं ना हम लोग, सब कुछ के लिए रेडी रहना है। पुष्पेंद्र जी का गिट रिपोजिटरी फॉलो करो भाई, आप लोग बनाओ। जब तक ये बन रहा है तो आप देख भी सकते हो रिपोजिटरी उनका। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन अमन, ऐसे ही बढ़ो भाई और मेहनत करो, छोड़ना नहीं है भाई। थैंक एक यू सर। हाँ सर, सफलता, दे रहा हूँ सर। एक सफलता पाकर रुक जाना सबसे बड़ा बेवकूफी है। अभी पढ़ नहीं के नहीं पूरे सर, कंटेंट को ना घोट जाओ, जो पढ़ा ऑफर रहे लेटर हैं के वो बाद पढ़ भी जाओ। सर मैं दे चुका हूँ, दे ही रहा हूँ सर लगातार। देना है भाई, और जो भी पैकेज आया उसको 1 महीने नोटिस में और बढ़ाना है, ठीक है? यस सर, बढ़िया। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच अमन सर, थैंक थैंक्स यू, भाई। थैंक इनके यू लिए सो एक ताली हो जाए भाई जोरदार अमन जी के मच लिए। सर, थैंक थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो चलिए बहुत बढ़िया, अभी बन ही रहा है ये बीए में, एक बार बन जाए फिर वीएम, अरे अपन। वीएम बन गया था अपना, थोड़ा सा क्या ना घपला कर दिया मैंने बीच में। अच्छा कर क्या दिया मैंने ना, एक वीएम बना लिया, फ्रंट एंड वीएम नाम से एक बना लिया, बैक एंड वीएम नाम से। तो अच्छा अच्छा, घपला मैंने कर दिया, तो वो बन गया था, तो उसको फिर चेंज कर रहा हूँ मैं कोई नहीं सर, कोई नहीं। हाँ, थोड़ा। तो जब तक ये अमन सर वीएम बना रहे हैं भाई, आप लोग भाई लिख लो डायरी में कि क्या करना है। इंटरव्यू देना स्टार्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ भाई, लिख लो तो लिख लो। जितना बात मानोगे ना जो लोग, जल्दी होगा, मतलब जो काम होना है। तो फटाफट लिख लो, इंटरव्यू जाके अप्लाई करके देना है, छोटी कंपनी में, छोटी कंपनी में। तो चलिए, ये वीएम बन गया भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे अब चलते हैं, इस वीएम में जाकर क्या क्या करना है, क्या इंस्टॉल करना है वो देखेंगे, और कैसे लोड बैलेंसर इस पे लगाएंगे भाई। यही होगा ना, ये वीएम बनाए मतलब टीम को ले आए, रिसोर्सेज को ले आए। अब रिसोर्सेज को क्या करेंगे, रिसोर्सेज को लाकर उस रिसोर्स को काम दिलवाएंगे, फ्रंट एंड आईपी होते हुए, रूल होते हुए, आपका हेल्थ चेक करते हुए, काम इसको मिल जाएगा, काम करेगा भाई लोड बैलेंसिंग का, यही करेगा ना। तो चलते हैं अमन सर की ओर। हाँ ठीक हाँ है, ठीक है। देखो अभी अभी देखो अभी क्या करा है ना, हम लोगों ने दो वीएम बनाया। देखो अपना आर्किटेक्चर जो था, आर्किटेक्चर क्या बोल रहा था, एक वीनेट है अपने पास, एक फ्रंट एंड सबनेट है, एक बैक एंड सबनेट है। बैक एंड सबनेट तो भी है नहीं, चलो बैक एंड भी हमने बनाया नहीं है, उसमें तो 20 मिनट तो उसमें लग जाता है बनने में, तो उसको हमने नहीं बनाया। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हमारे पास क्या सेटअप हो गया है, फ्रंट एंड सबनेट, बैक एंड सबनेट है, उसके अंदर दो वीएम है, फ्रंट एंड वीएम 1, फ्रंट एंड वीएम 2। और फ्रंट एंड वीएम 2 के अंदर अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसके अंदर एक एप्लीकेशन को सेटअप करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कोई सा भी लेते हो, नेटफ्लिक्स वाला एप्लीकेशन हमारा आपको पता है वो पड़ा हुआ है, उसी नेटफ्लिक्स वाले एप्लीकेशन को उठा लाते हैं। एनजीनिक्स कोई बेसिक एनजीनिक्स की देख लेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है। अगर सोचो कि अगर एनजीनिक्स का होम पेज अगर दिख रहा है, तो आप ये समझते हो ना कि एनजीनिक्स का अगर होम पेज भी दिख रहा है तो सर हाँ ठीक है, उसके अंदर हम अगर नेटफ्लिक्स डालेंगे तो चल जाएगा। तो नेट ऐसा मान लो कि एनजीनिक्स का होम पेज इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है। ये जो दो वीएम है, इन दो वीएम के अंदर एनजीनिक्स ऑलरेडी डला हुआ है। क्यों डला हुआ है? क्योंकि जो टेराफॉर्म का कोड जो हमने लिखा हुआ है, इस टेराफॉर्म के कोड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है छोटा सा, जो आपको याद होगा ना, हम कमांड चलाते हैं sudo apt इंस्टॉल nginx। ठीक है, तो जो sudo apt इंस्टॉल nginx वाला जो कमांड है, ये कमांड मैंने कैसे चला दिया है, यहाँ पर मैंने अपने टेराफॉर्म के कोड के अंदर चला दिया है। यहाँ पर जो मेरा मैप देखोगे आप, थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखना, लाइन नंबर 40 अगर आप इसका देखोगे कोड का मेरा, तो जो VMs का मेरा मैप है, ये देखो tf war फाइल है, terraform.tf war फाइल के अंदर जो मेरा VMs वाला मैप है, उसके अंदर एक
मैंने प्लेस होल्डर दिया है अपनी तरफ से, ये मैप तो अपन बना सकते हैं भाई अपने हिसाब से क्या क्या चाहिए। तो वहां पर मैंने एक यूजर डेटा स्क्रिप्ट नाम का एक पैरामीटर दिया है, उसके अंदर इंस्टॉल इंजीनियरिंग डॉट एस एस नाम का स्क्रिप्ट मैंने पास किया है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है क्या कमांड चलाना है। इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भाई एनजीनिक्स इंस्टॉल करो, और अब ये जो चीज लिखी है ना, तो इसके बाद जो इसका मॉड्यूल है, जो मेरा वर्चुअल मशीन का जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे यहाँ पर, कहाँ पे मिलेगा, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कस्टम डेटा नाम का फील्ड है, कस्टम डेटा नाम का फील्ड है, और कस्टम डेटा नाम के फील्ड के अंदर वो मैंने यूजर डेटा स्क्रिप्ट को यूज किया है। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब है थोड़ा अलग तरीके से है, वो कॉमा वॉमा लगा के पता नहीं क्या लिखा है मैंने, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ खतरनाक तरीके से लिखा है। लेकिन होता क्या है, इतना मेहनत करने से ये इतना इतना कचरा करने से कुछ नहीं हुआ, इतना कचरा करने से ये हुआ कि जब भी मेरा वीएम बनेगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये जो स्क्रिप्ट है, कौन सा वाला स्क्रिप्ट है जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है मेरा ये वाला, ये स्क्रिप्ट चल जाएगा और इस वीएम के अंदर ऑलरेडी इंजन डला होगा। तो मुझे वीएम को लॉगिन करके देखने का जरूरत नहीं है, इसके अंदर डला हुआ है, मैं श्योर हूँ। ठीक है, मतलब मुझे तो भरोसा है, मतलब पता नहीं अब देखो, अगर नहीं हुआ घपला हुआ तो एक बात की बात है, अगर कोड ने अगर धोखा दे दिया तो एक बात की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चल गया है और हमारे एनजिनिक्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है बढ़िया से। ठीक है, तो हम वापस से टेंशन लेते नहीं है। देखो अगर अगर नहीं होता इंस्टॉल तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है भाई, सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर नहीं होता इसके अंदर इंस्टॉल दोनों वीएम के अंदर एनजिनिक्स, तो हम क्या करते हैं, बैस्टन के थ्रू इसके अंदर घुस जाते, बैस्टन बनाते, बैस्टन के थ्रू हम इसके अंदर घुसते, वीएम 1 के अंदर sudo apt इंस्टॉल इंजेक्शन चलाते, वीएम 2 के अंदर sudo apt इंस्टॉल इंजेक्शन चलाते, दोनों के अंदर इंस्टॉल होता, और दोनों के अंदर अगर हमें कोई एप्लीकेशन सेटअप करना होता, तो एप्लीकेशन सेटअप करने के जो भी कमांड चलाने होते भाई, वो कोड वर्ड कॉपी पेस्ट करते ना, वो एक यूजर चेयर नहीं वैर www.html फोल्डर के अंदर, वहां पे हम अपना कोड डाल देते और अपनी वेबसाइट को अपन रनिंग दोनों एप्लीकेशन में कर देते, दोनों वीएम में कर देते। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, ठीक, अभी ऐसा मानो जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अभी ऐसा मान लो कि भाई दोनों के अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही है एनजिनिक्स की, और अब हम क्या करते हैं, हम लोड बैलेंसर बनाने पे बात करते हैं, क्योंकि मेन तो हमारा मुद्दा वही था ना यार, मतलब हमें बनाना तो वही है, आधा समय इसी में लगा देंगे तो उसमें कब उस पर कब जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं एजोर के अंदर, सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पर लोड बैलेंसर, ठीक है, लोड बैलेंसर सर्च करते हैं, ठीक है, लोड बैलेंसर। ठीक है, तो जैसे ही आप एजोर में लोड बैलेंसर सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार के पेज पे जाके पटक देगा। इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वही 4 लोड बैलेंसिंग सर्विसेज के फोटो इसने दे रखे हैं, जो हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में देखे थे, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर, लोड बैलेंसर और ट्रैफिक मैनेजर। ये चारों के फोटो इसने यहाँ पे बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं, और ये हमको पता है ऑलरेडी, हम रट चुके हैं ये, क्योंकि इंटरव्यू का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे सिंपल वाला लोड बैलेंसर अभी हमारे पास है काम करने के लिए, वो है लोड बैलेंसर। इसके बाद एप्लीकेशन गेटवे और ये सब चीजें हम देखेंगे कल। नहीं, लोड बैलेंसर बनाना है तो लोड बैलेंसर वाला सेलेक्ट करके हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमेशा की तरह एक एजोर का एक सड़ा सा फॉर्म खुल गया। वो फॉर्म अगर आप देखोगे तो कुछ सिंपल, कुछ है नहीं इसमें कॉम्प्लिकेशन। आगे चलते हैं, रिसोर्स ग्रुप पूछा, रिसोर्स ग्रुप में देता हूँ, उसके अंदर आरजी हाइफन डेवऑप्स इनसाइडर देख लेता हूँ भाई, कोड में क्या बनाया था मैंने, आरजी हाइफन डेवऑप्स इनसाइडर नाम का रिसोर्स ग्रुप मेरा चल रहा है, तो इसके अंदर बनाता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं बनाता हूँ आरजी हाइफन डेवऑप्स में, क्योंकि बाद में क्या है कि पूरा का पूरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट मार दूंगा ना, इसलिए इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर सब करते हैं, बाद में पूरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने की क्लास के बाद। ठीक है, अब पूछ रहे इंस्टेंस डिटेल्स। इंस्टेंट डिटेल मतलब क्या, मतलब हम नाम हम पूछ रहे हैं लोड बैलेंसर का, और क्या, तो लोड बैलेंसर का नाम क्या दिया जाए, क्या दे दें लोड बैलेंसर का नाम, सोचो सोचो, दे देते हैं भाई फ्रंट एंड एलबी देता हूँ, फ्रंट एंड एलबी भाई सिंपल सुपर देते हैं, बढ़िया, फ्रंट एंड एलबी हमारे लोड बैलेंसर का नाम मैंने दे दिया। फ्रंट एंड एलबी बोले तो क्या, कि मतलब ये जो लोड बैलेंसर है ये किसके लिए बनेगा, हमारा फ्रंट एंड की वीएम्स के ऊपर ट्रैफिक को लोड बैलेंस करेगा। रीजन हम देख लेते हैं भाई, रीजन सेम रख देते हैं जो हमारी वीएम्स थी। रीजन क्या है भाई, वेस्ट यूरोप, हमारी जो वीएम्स है वो किसमें, वेस्ट यूरोप के अंदर है, तो वेस्ट यूरोप रीजन में सेट कर देता हूँ भाई, ऑलरेडी देखो सेट ऑलरेडी है यहाँ पे। अब वापस वही बात आ गई, एसक्यू, एजोर में बहुत सारी चीजों में सब में आपने देखा होगा एसक्यू आता है। ठीक है, अब एसक्यू देखो हम समझ चुके हैं भाई, कुछ नहीं है एसक्यू, कुछ नहीं, मतलब कि अलग अलग कॉस्टिंग होती है, अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो उसके 3 प्लान बना देता है वो, मतलब बेचना है ना उसको, सर्विस बेचना है, तो भाई प्लान बना देता है भाई, ये सस्ता वाला, मीडियम कॉस्ट, महंगा कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे नॉर्मल कॉस्ट है स्टैंडर्ड वाला हम लेते हैं, रिकमेंडेड भी दिखा रहा है, देखो ध्यान से देखो कि रिकमेंडेड दिखा रहा है, तो इसमें रिकमेंडेड वाला हम स्टैंडर्ड वाला एसक्यू ले लेते हैं। इसके अंदर फीचर वीचर अगर डीप में पढ़ना है तो हम सबको पता है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके लर्न मोर वाला बटन है, इस बटन पे क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे तो एसक्यू कंपैरिजन का एक पूरा टेबल मिल जाएगा। इसके अंदर कौन से स्टैंडर्ड में क्या, बेसिक में क्या क्या क्या, आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल दिया हुआ है, हर एक फीचर के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, एसएलए तक बताया कि भाई इसका एसएलए, अगर एसएलए टर्म आपको पता होगा,
सर्विस लेवल एग्रीमेंट कि भाई मतलब कि ये जो अपना लोड बैलेंसर है ये कितनी समय तक चालू रहेगा, बंद कब मतलब कितने परसेंट समय चालू रहेगा। तो देखो 99.99% एसएलए प्रोवाइड करता है, इसका मतलब कि भाई ये मतलब बंद ही नहीं होगा, मतलब 0.01% तो कुछ भी बंद हो सकता है ना यार। तो 99.99% एसएलए रिटर्न में गारंटीड ही आपको देता है किसका, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर का। बेसिक का क्या देता है, बेसिक अगर आप यूज करोगे तो बेसिक का देता ही नहीं है भाई, कभी बंद हो जाएगा, कोई नहीं है भाई, ये चाइना का माल है, जब चले तो चांद तक, नहीं तो मतलब खत्म, शाम को बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक वाला चाइना का माल और ये वाला बढ़िया एकदम मेड इन इंडिया, एकदम टॉप क्वालिटी एसएलए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एसकेयू में हम गए, स्टैंडर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया भाई क्योंकि हमें मेड इन इंडिया एकदम टॉप क्वालिटी माल चाहिए था। इसका टाइप, अब टाइप के अंदर यहाँ पे दो चीजें दिख रही है आपको, ठीक है, एक पब्लिक और एक इंटरनल। तो इसका नाम से ही समझ आ रहा है, अगर ध्यान से आप सोचो तो इसका नाम से समझ आ रहा है कि अच्छा अच्छा सर पब्लिक होगा, तो हमने सर ये चीज तो आप बता ही चुके हो कि लोड बैलेंसर के चार भाई, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, हेल्प प्रोब, बैक एंड फुल लोड बैलेंसिंग रूल। तो अच्छा अगर पब्लिक अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर, अगर पब्लिक टाइप का लोड बैलेंसर बनाते हैं तो इसके अंदर जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, उसके अंदर जो आईपी आएगी कौन सी आएगी, पब्लिक आईपी आएगी। और अगर मैं इंटरनल सिलेक्ट कर लेता हूँ लोड बैलेंसर के टाइप को, तो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जो आईपी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इंटरनल मिलेगा। इंटरनल मतलब किसी स्पेसिफिक वीनेट सबनेट का। तो ये चीज आप समझ पा रहे हो कि इंटरनल मतलब कि भाई ऐसा लोड बैलेंसर जिसके ऊपर पब्लिक आईपी नहीं होता है, और एक्सटर्नल मतलब या पब्लिक मतलब ऐसा लोड बैलेंसर जिसके ऊपर एक पब्लिक आईपी होता है। नाम से समझ आ रहा है भाई, पब्लिक इंटरनल तो दिख ही रहा है ना भाई, सामने दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद टीयर कि भाई रीजनल है, ग्लोबल है, तो भाई इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाओ मत, इसके अंदर को आई बटन में दिया नहीं, नहीं बोला कि ज्यादा दिमाग लगाओ मत, रीजनल ग्लोबल जो भी सिलेक्ट करना है कर लो। लेकिन रीजनल ही सिलेक्ट करते हैं, लोड बैलेंसर में रीजनल तरफ ही जाते हैं। रीजनल ग्लोबल का मतलब हम समझेंगे कब समझेंगे, जब हम फ्रंट डोर पढ़ेंगे, उस समय आपको समझ आएगा रीजनल ग्लोबल का मतलब, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा मानो कि फ्रंट डोर एक रीजनल सर्विस है, तो रीजनल सर्विस की तरह यहाँ पे रीजनल इसको ले लो, इसमें कॉम्प्लिकेशन डालो मत, इसको रीजनल लेके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगले पेज पे जैसे ही आओगे तो देखो, अरे सर फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन ने पीछे नहीं छोड़ा, आ गया। देखो सबसे पहले जो चीज हमने बात करी थी लोड बैलेंसर में क्या होती है कॉन्फ़िगर करने के लिए, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। देखो आ गए आपके पीछे फ्रंट एंड आईपी, नेक्स्ट दबाते से ही फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो क्या बोल रहा है, ऐड अ फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एक ही बटन है यहाँ पर और कोई बटन ही नहीं है, या तो मत करो ऐड और आगे निकल लो, लेकिन करना पड़ेगा ना भाई, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कैसे होगा। तो हम यहाँ पर एक सेकेंड, दो लोग को एडमिट कर देते हैं मीटिंग में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे तो ऐड अ फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करा भाई वो नॉर्मल फॉर्म हम खुलते हैं, भाई क्या है, क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन का नेम। अब डायग्राम से देखोगे तो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन का मैंने एक नाम रखा था यहाँ पे IP1, ठीक है, और IP2। मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन का नाम है IP1, एक कॉन्फ़िगरेशन नाम है IP2, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ नाम IP2, FRONT, फ्रंट एंड कॉन्फ़िग IP, फ्रंट एंड आईपी नहीं, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िग ऐसे ही रख देते ना, नाम थोड़ा सिंपल रहेगा समझने में, आई भी तो सही क्या लिखा है, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िग नाम से मैं नाम रख देता हूँ। ठीक है, मतलब आपको जो अच्छा लगे रख लेना भाई, कुछ नहीं है, billorani.com कॉन्फ़िग जो भी जो रखना रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद ये बोल रहा आईपी का वर्जन। अब आईपी के जो वर्जन सबको पता है भाई, IPv4 V6 दो तरह के वर्जन होते हैं, तो लेकिन हम कौन से यूज करते हैं, IPv4 यूज करते हैं। IPv6 बहुत ही एडवांस है भाई, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया और मतलब बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं, तो मतलब ठीक है छोड़ देते हैं भाई, नहीं मतलब ये टेलीकॉम वाले को पता होगा भाई, IPv6 जियो में बहुत, जियो वाले आजकल मेरे हाथ से चल रहा है, जियो फाइबर IPv6 पे काम करता है, तो उनको पता होगा भाई IPv4 V6 जो भी है ये सब उनको बहुत अच्छे आइडिया होगा। लेकिन हम लोग IPv4 यूज करते हैं, सिंपल रखते हैं चीजों को। ठीक है, अब आईपी एड्रेस टाइप में आईपी एड्रेस देते हैं भाई, बढ़िया सा मस्त। अब आईपी एड्रेस के बाद ये बोल रहा है एक पब्लिक आईपी एड्रेस सिलेक्ट करो, कौन से पब्लिक आईपी एड्रेस आपको इससे कनेक्ट करना है। तो हम सबको पता है अभी तक कि भाई एजोर में हर चीज को तोड़ तोड़ के बनाया गया है, कोई भी चीज किसी से जुड़ी हुई नहीं है, जोड़ सकते हो लेकिन जुड़ी हुई ऐसे नहीं है। तो पब्लिक आईपी जो है, पब्लिक आईपी एजोर ने एक अलग ही रिसोर्स बनाया है, आप उस रिसोर्स को बनाओ और उसको लोड बैलेंसर पे चिपकाओ, वीएम पे चिपकाओ, एनआईसी पे चिपकाओ, नहीं वीएम पे तो चिपका नहीं सकते, एनआईसी पे चिपका सकते हैं, तो लोड बैलेंसर पे चिपकाओ, एनआईसी पे चिपकाओ या कहीं भी चिपकाओ, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो अब उन्होंने पब्लिक आईपी एड्रेस का अलग रिसोर्स जो बनाने का ऑप्शन दिया था, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करो, तो भाई है ही नहीं हमारे पास, तो कुछ भी नहीं है, तो उसने एक ऑप्शन दिया क्रिएट न्यू। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैं करते जा रहा हूँ ना, क्रिएट न्यू, ये वो ऐड फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो बस एक चीज ध्यान रखो कि ये सब चीजें टेराफॉर्म से भी करनी है, हमें इसका असाइनमेंट मिलेगा, ये सब चीज आपको टेराफॉर्म से करनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे क्रिएट न्यू किया, मैंने किससे किया, पब्लिक आईपी एड्रेस, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अच्छा ये यहाँ पर मैंने जब क्रिएट न्यू किया था पब्लिक आईपी एड्रेस, तो आपको क्रिएट कैसे करना होगा टेराफॉर्म में, एक पब्लिक आईपी एड्रेस का ब्लॉक लाके लगाना पड़ेगा अपने कोड में, और उसके बाद उस पब्लिक आईपी एड्रेस की आईडी को यूज करके फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में डालना पड़ेगा,
तब जाके आपका पब्लिक आईपी एड्रेस में अटैच होगा। ठीक है, टेराफॉर्म में तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट काम करता है ना, वहां पर आपको अलग रिसोर्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो पोर्टल पर सब एक ही पेज पे हो रहा है, वहां ऐसा होता नहीं है, वहां सबके अलग अलग रिसोर्स ब्लॉक डालने पड़ते हैं, वो सब करने पड़ेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड नाम चलेगा इसका, फिर से डाल देता हूँ मैं, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िग, और यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक आईपी को क्रिएट, फ्रंट एंड एलबी आईपी। एक नॉर्मल नाम रखते हैं फ्रंट एंड एलबी आईपी, तो याद रहेगा भाई कि लोड बैलेंसर का आईपी डिलीट करने में आसानी रहेगी, और तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद भाई यही सब है, मतलब टीयर वीयर है, स्टैंडर्ड है, एसक्यू है, असाइनमेंट स्टैटिक है। देखो असाइनमेंट इसका स्टैटिक ही रहेगा, लोड बैलेंसर पे इसने ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, मतलब स्टैटिक असाइनमेंट दे रहा है भाई, स्टैटिक आईपी मिलेगा आपको बढ़िया मस्त, कभी चेंज नहीं होगा। अवेलेबिलिटी जोन है, राउटिंग प्रेफरेंस, ठीक है, तो सब चलो ठीक है, रख दो, क्या डिफॉल्ट ही रख दो। ठीक है, आगे चलते हैं। गेटवे लोड बैलेंसर, ये सब जो चीजें हैं इसका यूज ही नहीं होता है, मतलब छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं है। मतलब वो है कि भाई लोड बैलेंसर को किसी और लोड बैलेंसर से अगर आपको लिंक कराना है, तो बोल रहा है भाई कि इस लोड बैलेंसर पे जो ट्रैफिक आएगा वो किसी और लोड बैलेंसर के थ्रू अगर होते हुए आए, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, तो क्या बोल रहा है, गेटवे लोड बैलेंसर सिलेक्ट करो। लेकिन ये तो वही बात होगी ना भाई, लोड बैलेंसर से लोड बैलेंसर लिंक कराने, तो कराने नहीं है भाई, क्यों करा रहा है फालतू काम। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे नन वन, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या हुआ, एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो गई यहाँ पर। जो मैंने बात करी थी ना, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 2 3 4 5 10 कितने भी हो सकते हैं, तो एक फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर दिया। अगर मैं एक और ऐड करना चाहूँ, भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बटन दबाओ, वापस से डालो इसके अंदर एबीसीडी कॉन्फ़िग। ठीक है, या ढूंढू कॉन्फ़िग ले लो, ढूंढू बहुत यूज नहीं हुआ है, ढूंढू कॉन्फ़िग। उसके बाद फिर एक नया पब्लिक आईपी ढूंढू के लिए फिर से बनाना पड़ेगा, तो ढूंढू आईपी बना दो, ढूंढू आईपी बना दो, और उसके बाद इसको सेव कर दो, और इसको सेव कर दो। तो आपने देखा कि भाई अच्छा अच्छा कि सर यहाँ पर तो कितने भी फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी डालने डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिमिट लिमिट तो देखो मुझे पता नहीं है, अगर आप ऐसा पूछो कि कितने डाल सकते हैं सर ये बताओ, तो डॉक्यूमेंट में आके देख लेना, एक लिमिट तो हर चीज का होता है, वो कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी कभी 4 5 सारे ऐड करे नहीं किसी लोड बैलेंसर में, तो कभी लिमिट रीच ही नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एक ही बनाते हैं, मतलब लेकिन बताने की बात ये कि आप 4 5 बना सकते हो, लेकिन एक ही बनाते हैं। तो मैं दूसरे को डिलीट कर देता हूँ, एक रखते हैं भाई, क्यों बना है फालतू, पब्लिक आईपी ज्यादा बन गए तो ऐसे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फ्री का अकाउंट है ना भाई, तो इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन तो है ही, और पैसा भी वेस्ट होगा, तो एक बना लेते हैं। और उसके बाद चलते हैं आगे। अगली जो चीज है, हमने बात करी थी फ्रंट एंड के बाद कि भाई पीछे कौन काम करेगा, पीछे। तो पीछे क्या होता है भाई, पीछे के लिए होते हैं हमारे पास पूल्स विद टीम्स। भाई लोड बैलेंसर अपनी टीम बना के रखता है भाई, टीम ए, टीम बी, टीम सी। तो इसने टीम बना रखी है, एक फ्रंट एंड की टीम, बैक एंड की टीम, और इसकी टीम, और उसकी टीम, ढूंढू की टीम, उसकी टीम, सब बना रखी है इसने। तो अभी हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास अगर देखोगे तो भाई 2 वीएम है। तो हम क्या बना सकते हैं भाई, अभी तो हम लोग देखा जाए तो सिर्फ 2 ही टीम बना सकते हैं ना, कुछ हम और तो कुछ उखाड़ नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखो ऐड बैक एंड पूल करते हैं, हम टीम ऐड कर रहे हैं। बैक एंड पूल मतलब लोड बैलेंसर की एक टीम है ये, इस टीम के अंदर आप बंदे ऐड करोगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप क्या बना रहे हो, टीम का नाम रख रहे हो। तो टीम का नाम रख देते हैं हम फ्रंट एंड टीम। ठीक है ना, इसका नाम आप पूल रखना, फ्रंट एंड पूल होता है इसका करेक्ट नाम, इसका जो रखा जाता है नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से, वो क्या बोला जाता है, फ्रंट एंड पूल बोलते हैं, लेकिन हम क्या नाम रखते हैं समझने के लिए, फ्रंट एंड की टीम बना दी हमने। ठीक है, फ्रंट एंड की टीम बनाई। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि फ्रंट एंड की टीम के अंदर जो बंदे ऐड होंगे कहाँ से होंगे। तो मैंने बोला फ्रंट एंड की टीम के अंदर जो बंदे हैं वो कहाँ से आएंगे, वीनट डेवऑप्स इनसाइडर से आएंगे। वीनट डेवऑप्स इनसाइडर से क्यों आएंगे, क्योंकि भाई हमारे जो कोड है, कोड में देखोगे, कोड में टेराफॉर्म का देखो टीएफ फॉर पे आ गया, हमें फिर से घूम फिर के लाइन नंबर 8 को देखना ध्यान से, टेराफॉर्म टीएफ फॉर के लाइन नंबर 8 को देखना। इस वाली लाइन को देखोगे तो मेरा वीनेट का नाम क्या है, वीनेट डेवऑप्स इनसाइडर्स, यही नाम से मैंने वीनेट बनाया है। तो मैंने क्या यहाँ पर बता दिया कि भाई इस नाम के वीनेट के अंदर से बंदे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बैकएंड पूल कॉन्फ़िगरेशन में से 2 तरीके दिए। ये बैकएंड पूल के अंदर जो बंदे ऐड कराने का काम है ना, वो 2 तरीके से हो सकते हैं। मतलब थोड़ा सा मतलब क्या ट्रिकी तो क्या है, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल ही है, मतलब ज्यादा दिमाग लगा लोड मत लेना, मतलब टेंशन मत लेना कि कुछ खतरनाक हो रहा है, सब आसान हो रहा है, कुछ कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें, इसको बिल्कुल लोड लेके मत समझना, बड़ा सिंपल सा ही है। ठीक है, बंदे ऐड करने के 2 तरीके हैं। अब ये जो टीम बनाई हमने, इसमें टीम में 2 तरीके से ऐड कर सकते हो। या तो क्या करो भाई, अपना जो बंदा है, ठीक है ना, बंदे का जो एनआईसी कार्ड है, उसकी कार्ड को ऐड कर दो। मतलब बंदे की जो, मतलब ऐसा एनआईसी को मम्मी मानो, तो क्या करो भाई कि ना, हर बंदे की मम्मी के थ्रू बंदे को ऐड करो। ठीक है, अगर बंदा अगर छोटा है तो मम्मी के थ्रू ऐड करो। और नहीं, अगर बंदा अगर आपका भाई बड़ा है, अगर उसका खुद का आईपी एड्रेस है, खुद उसका आईपी एड्रेस है, और मतलब है ना भाई, हर चीज का आईपी एड्रेस है, तो खुद का आईपी एड्रेस डालना है, तो भाई क्या करो, खुद का आईपी एड्रेस के थ्रू डाल लो। तो दोनों तरीके कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एनआईसी यूज करोगे तो यहाँ पे ऐड करो, और दोनों वीएम, फ्रंट एंड 1, फ्रंट एंड वीएम 2, फ्रंट एंड वीएम 1, फ्रंट एंड वीएम 2, दोनों को यहाँ पर आप अपनी टीम में ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट एंड की एक टीम बनाई, फ्रंट एंड की टीम के अंदर दोनों वीएम को मैंने बढ़िया से ऐड कर दिया। देखो ध्यान से देखोगे तो दोनों का आईपी एड्रेस उठ के आ गया है।
ठीक है ना। मैंने कौन से तरीके से किया, एनआईसी वाले मेथड से किया। अगर मैं देखो हटाता हूँ एक बार, हटा के अगर आईपी एड्रेस वाला मेथड लेता तो आईपी एड्रेस में मेरे पास ऑप्शन होता, जैसे ही मैं आईपी एड्रेस में ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा तो मुझे बोलेगा अच्छा अच्छा एक ये वाला आईपी एड्रेस और एक ही वाला आईपी एड्रेस, दो आईपी एड्रेस है हमारे पास अभी हमारे वीनेट के अंदर, जो वीनेट है इसमें दो ही आईपी एड्रेस है यूज्ड वाले। तो इसने जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो क्या इसने बता दिया कि अच्छा अच्छा पहला आईपी एड्रेस किसका, फ्रंट एंड वीएम 1 का, दूसरा आईपी एड्रेस का फ्रंट एंड वीएम 2 का। तो घूम फिर के कुछ भी करो, होना क्या है, आप कुछ भी मेथड से करोगे, आप इससे भी करोगे तो घुमा फिरा के वो उसको पता लगाना है कि भाई कौन सी वीएम कनेक्ट करनी है बस। तो क्या करा भाई हमने, टीम के अंदर हमारे टीम पूल नाम देते हैं भाई, एक नेमिंग कन्वेंशन को भी लेके चलते हैं ना, फ्रंट एंड टीम पूल नाम देते हैं इसको मस्त तरीके से। और हमने इसके अंदर फ्रंट एंड वीएम 1 फ्रंट एंड वीएम 2 ऐड कर दिया, कर देते हैं भाई ऐड। भाई किसी को कोई दिक्कत हो रहा है भाई समझने में कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किया अभी। तो बंदा भी ज्वाइन हो रहा है भाई, गौरव 2 बार आ रहे हो यार आप। गौरव भाई 2 बार ज्वाइन हो गए, चलो ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ यार एक बार। तो अमन सर जैसे बोल रहे हैं भाई, यहाँ तक अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करो। अमन सर ने अभी तक 2 कंपोनेंट का जिक्र किया है। पहला कंपोनेंट फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो भाई ये एंट्री पॉइंट है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है लोड बैलेंसर में इसके थ्रू अंदर जाएगा। इसमें कॉन्फ़िगर करने के लिए भाई पब्लिक आईपी एड्रेस और सेट्स ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस दे सकते हो, जैसा कि अमन सर ने बात भी किया, डिपेंडिंग अपॉन अपना रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद बैकएंड एड्रेस पूल को भाई हम लोग ने बात कर रहे हैं, तो बैकएंड एड्रेस पूल में वही भाई डेस्टिनेशन जहाँ पे बैकएंड में क्या है, वर्चुअल मशीन, जहाँ पे इनकमिंग ट्रैफिक जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोड जो है बैलेंस होगा, लोड जो है डिफरेंट लोगों में बांटा जाएगा, डिफरेंट मशीन्स में बांटा जाएगा। तो उसको तरीका कनेक्ट करने का 2 तरीका है, निक के थ्रू और पब्लिक आईपी के थ्रू। तो निक और आईपी के थ्रू, तो दोनों तरीका में भाई कुछ भी यूज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। बस यहीं तक हम लोग पढ़े और ऐड किए। तो भाई यहाँ तक नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है। 2 पॉइंट डायरी में भी लिख लो, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड एड्रेस पूल, और दोनों का थोड़ा बहुत लिख लो। और जैसे भी बैक एंड एड्रेस पूल है तो उसको तुम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो भाई, डायनेमिकली स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो इसमें भीड़ में। जैसे 2 अभी डाले, एक और मशीन बना दो, तीसरा भी ऐड कर दो, चौथा भी ऐड कर दो, डिलीट कर दो, घटा दो, बढ़ा दो। लेकिन ये मैनुअल नहीं करना होता। आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो स्केलिंग का रूल, तो उसमें क्या होगा, अपने आप ये सब सारी चीजें होंगी। अभी के लिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तक सबको क्लियर है तो भाई एक बार थम्स अप हो जाए, फिर आगे बढ़ते अपन कि भाई उसका चम्मच हो गया खड़ा, मैनेजर का चमचा ऊपर आ गया और उसका टीम आ गए। चमचा और टीम में अब देखते हैं कि कैसे बात होता है, ठीक है। हाँ सम्राट नरेश बताइए, हाथ उठाया हो बहुत दिन बाद। नरेश भाई बताओ बताओ बताओ, तुम्हारा तो डाउट लेना नहीं है। सर, आपने एराइज करने के लिए बोला था ना, वही उठाया आपने। यही तो समझ गया, तुम हाथ कैसे उठा लिया, तुम बोलते नहीं हो क्लास में। थम्स अप कर दो यार। थम्स अप करो भाई। तो असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो भाई नरेश? अच्छा लास्ट में असाइनमेंट दिखाना आप, है ना। चलो ठीक है, बढ़ते आगे, भी आगे बढ़ते हम लोग और अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। बढ़िया, ठीक है तो फटाफट इसी फॉर्म पर नेक्स्ट बटन दबा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आती है, इनबाउंड नेट रूल, लोड बैलेंसिंग रूल, ये फलान ढिमाका का, ये वो सब आ जाता है। ठीक है, अब लेकिन ये जो नेट रूल वेट रूल है ना, तो इसका इतना रिक्वायरमेंट होता नहीं है और इसको इतना पढ़ने का मतलब नहीं है। इसका सिर्फ एक बेसिक में बता देता हूँ कि क्यों होता है भाई। तो अगर आपकी वीएम है, ये जो वीएम है वीएम, ठीक है, ये जो वीएम है, इस वीएम के ऊपर अगर आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए या कुछ कुछ घपला कभी हो रहा है, ठीक है, कि आपकी वीएम के अंदर इंटरनेट नहीं चल पा रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, नेट रूल वेट रूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लेकिन हमारी वीएम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंटरनेट चलता है, कुछ ब्लॉक्ड नहीं है, सब कुछ सही है। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा, तो इनबाउंड नेट रूल वेट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसमें जाएंगे तो हम लोड बैलेंसिंग का रूल नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इस रूल को छोड़ दो, इस पर दिमाग ही मत लगाओ। हम किस पर दिमाग लगाएंगे, लोड बैलेंसिंग रूल के ऊपर, क्योंकि लोड बैलेंसिंग रूल एक वो कड़ी है जो कि आपके फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन और बैक एंड पूल को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, मतलब ये जो फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक अलग चीज है। लोड बैलेंसर के अंदर आप देखोगे, लोड बैलेंसर के दिमाग में ये जो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के उसको फोड़ के बाहर निकाला है इतना अलग अलग, तो ये जो निकला है ना बाहर, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक अलग अलग ही चीज है, इसका कोई लिंक ही नहीं है। इसको दुनिया में आप 10 फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन बना के छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, लोड बैलेंसर को यूज ही नहीं होगी, वो 10 के 10 आईपी फालतू पड़ी रहेगी, यूज ही नहीं होगी। ठीक है, आप 10 के 10 टीम बना के छोड़ दो, पड़ी रहेगी, वो कभी लिंक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी है वो कौन है, लोड बैलेंसिंग रूल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई लोड बैलेंसिंग रूल का कैसे बनाएं। लोड बैलेंसिंग रूल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, ऐड अ लोड बैलेंसिंग रूल पर क्लिक कर देना है, नॉर्मल भाई, कुछ है ही नहीं, सिंपल है। लोड बैलेंसिंग रूल का नाम देते हैं भाई, क्या देते हैं हम इसको, फ्रंट एंड एलबी रूल, ठीक ठाक नाम, फ्रंट एंड एलबी रूल, समझ आएगा भाई कि फ्रंट एंड की उसके लिए उसके लोड बैलेंसर का ये रूल है।
तो ठीक ठाक नाम हमने थोड़ा सा सोच समझ के दे दिया, लेकिन और भी अच्छा दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। अब इसके बाद ये बोल रहा है आईपी वर्जन क्या है, IPv4 भाई वो तो हमने IPv4 ही दिया था। अब उसके बाद आपसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है। कड़ी है ना, देखो लोड बैलेंसिंग रूल क्या भाई, ऐसी कड़ी है जो दो चीजों को जोड़ती है। इसको फ्रंट एंड आईपी एड्रेस को, बैक एंड पूल को, हेल्थ ग्रुप को, तीनों को जोड़ती है, ये तीन चीजों को जोड़ती है ये। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है भाई, कौन से फ्रंट एंड आईपी एड्रेस को जोड़ना है। तो हमने बोला एक ही तो है भाई, और किसको जोड़ोगे, तो हमने बोला भाई फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िग नाम का जो आईपी एड्रेस हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, उसको जोड़ दो, पहले उसको जोड़ना चालू करो। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये जो IP1 था, ये देखो ये वाला हमने पार्ट सिलेक्ट कर लिया लोड बैलेंसिंग रूल के अंदर। देखो फोटो में जो है ना, बस उसको लिंक कर देना दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, सब ईजी हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, ये वाला आईपी एड्रेस वाले पार्ट को पहले को उठा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन जोड़ के एक बैकएंड पूल इस आईपी एड्रेस से जोड़ रहे हैं। इसका रूल का वही काम है, कड़ी जोड़ने का काम है। तो देखो अगली जो चीज है पूछ रहा है बैकएंड पूल की, भाई कौन से बैकएंड पूल को इससे जोड़ दूं मैं। तो हमने बोला फ्रंट एंड टीम पूल नाम का एक पूल है भाई, उसके अंदर हमारे टीम के अंदर 2 VM हमने डाल रखी भाई, उस पूरी टीम को जोड़ दे। तो हमने क्या करा, बैकएंड पूल के अंदर फ्रंट एंड टीम पूल को ऐड कर दिया। तो अब क्या हो गया, IP1 जो था, इससे हमने इसकी बैकएंड पूल, मतलब ये जो हमारा पूल था, इस पूल की कड़ी हमने जोड़ दी। बढ़िया, आगे चलते हैं। प्रोटोकॉल TCP UDP तो भाई समझ जाता है तो डिफॉल्ट छोड़ दो। मतलब कोई चीज ऐसी है जो समझ ही ना आए तो डिफॉल्ट छोड़ना भाई, क्या पता क्या हो जाएगा, मतलब पता नहीं, चेंज करने से कुछ फटफटा गया तो डर जाओ उसमें और छोड़ दो उसका। तो TCP छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद पोर्ट की बात करी, तो पोर्ट मतलब क्या, यहाँ पे दो चीजें, एक पोर्ट और एक बैकएंड पोर्ट, ठीक है। तो अब देखो सबको पता है, जहां जहां आईपी एड्रेस की बात होती है वहां पोर्ट अपने आप परेशान करने आ जाते हैं जीवन में, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई ये जो IP2 है, इसको ऐसा नाम मानो कि ये फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िग है, ठीक है। मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ना, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िग है अपने पोर्टल वाला। अपने पोर्टल में आपको याद होगा ना, अपने फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िग नाम का एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन बनाया था। तो ये वो है, और आपका जो बैकएंड पूल है, इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ कि भाई फ्रंट एंड की जो टीम हमने बनाई है, फ्रंट एंड टीम, तो वो जो फ्रंट एंड टीम है वो क्या है भाई, वो ये ऐसी यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब आपकी VM के ऊपर, एक सेकेंड अमन एक बार ना, ये सत्या एक बंदा कोई लॉबी में एडमिट करने के लिए बोल रहा है क्या? हाँ मैं 1 मिनट है ना, मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को बना देना ना वो 1 मिनट में हो। हाँ। हाँ अभी अरे अभी हाँ 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 अभी दिख रहा है उसको एडमिट कर देना अपना उसको। हाँ मैंने कर दिया अभी, सबको एडमिट कर दिया मैंने अभी, शायद कोई रह गया हो तो एक बार आई थिंक कर दिया। हाँ ठीक ठीक है, है, चलिए सॉरी। नो नो प्रॉब्लम, ठीक है चलेगा। तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम पोर्ट की बात कर रहे थे, पोर्ट की। यहाँ पे इसने पोर्ट पूछा था भाई, पोर्ट पढ़ना पड़ेगा ना भाई, अगर पोर्ट इसने पूछ लिया हमसे तो भाई देखो पोर्ट पूछा, और उसके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये स्टार है, तो स्टार है तो उसके बारे में थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई, क्यों है क्या है, नहीं तो उसको क्या करे, नहीं करोगा तो क्या होगा। तो भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे तो बाकी तो सब समझदार हो यार, खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो जगह पर आईपी एड्रेस की बात हो रही है। एक आईपी एड्रेस कहाँ रहा है, एक हमारा है VM1 के ऊपर और VM2 के ऊपर। VM1 के ऊपर कैसा था 10.0.0.5 और 10.0.0.6, ऐसे ही कुछ प्रकार के आईपी एड्रेस थे। थोड़ा सा यहाँ पे ना लोड बैलेंसिंग रूल के डब्बे को थोड़ा बड़ा करके इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे खिसका देता हूँ, एक सेकंड, खिसक 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 खिसक, और ठीक है बढ़िया। ठीक है, फ्रंट एंड टीम पे थोड़ा डब्बे को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ना फ्रंट एंड टीम को जगह लगेगी थोड़ी ज्यादा यार, आईपी ऐड करेंगे तो उसको थोड़ी जगह ज्यादा लगेगी। ठीक है, फ्रंट एंड टीम का आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पर है, और बैक एंड मतलब इसका फ्रंट एंड VM2 का क्या है 10.0.0.6। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आपके पास दो आईपी है, एक तो ये वाला आईपी है और एक आपका ये वाला आईपी। वो कह रहा है कि भाई यूजर किस पे आ रहा है, जो हमारा यूजर है, यूजर यूजर है हमारा, यूजर किस पे हिट मार रहा है, यूजर हमारा हिट मार रहा है इस वाले आईपी एड्रेस के ऊपर। और जब वो ब्राउजर में हिट मारेगा इस आईपी एड्रेस के ऊपर, तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली ऑटोमेटिकली ट्रैफिक किस पे जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है भाई, मतलब ये तो नॉर्मल है, तो लोड बैलेंसर काम ही यही है। तो ट्रैफिक किस पे जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, फ्रंट एंड टीम के ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक वीएम के ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है मतलब कि किसी दोनों पूरी टीम पे जाएगा, ऑटोमेटिकली वो किसी एक टीम के ऊपर जाएगा। और वो कैसे डिसाइड होगा, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के थ्रू डिसाइड होगा, वन बाय वन करके वो एक के बाद एक दूसरे के ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यूजर के पास ऑप्शन है कि जहां पे आईपी एड्रेस डालने का ऑप्शन होता है, वहां पर आईपी एड्रेस के साथ हमेशा एक चीज होती है कि कौन से दरवाजे से घुसना है। जैसे आपका घर है, आईपी एड्रेस देखो, आपके घर का एक एड्रेस होता है, तो वैसा ही इसका एक एड्रेस है, तो आपके घर में घुसने के 4 दरवाजे, तो वैसे ही
पोर्ट इस दरवाजा कुछ नहीं है ना भाई। तो इस मशीन का या इस लोड बैलेंसर का जो भी आईपी एड्रेस है, इस एड्रेस में घुसने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं भाई। पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है, 81 है, 82 है, 82 है, 83 है, जो भी है, जिस भी रास्ते से आप घुसाना चाहते हो आपके यूजर को, तो वो क्या होगा, आपका यहाँ पर आपका पोर्ट नंबर हो जाएगा भाई कि कौन से नंबर पोर्ट से आप अपने यूजर को घुसाना चाहते हो। क्योंकि फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आपने पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया नहीं है, तो यहाँ पर लोड बैलेंसिंग रूल कॉन्फ़िगर करते समय आपसे पूछता है कि भाई कौन से आईपी के कौन से पोर्ट से बंदे को घुसाना है। तो मैंने बोला भाई पोर्ट नंबर 80 से घुसा ले, ठीक है, 80 से घुसा ले ना भाई, मतलब 80 पोर्ट नंबर, ठीक है भाई, देखा देखा ऐसा है, नॉर्मल से अच्छा दरवाजा है, इसमें ज्यादा लफड़ा होगा नहीं। तो मैंने बोला पोर्ट नंबर 80 से अंदर घुसा ले। अब उसके बाद बात होती है यहाँ पे दूसरी चीज की, वो है हमारा बैकएंड पोर्ट। बैकएंड पोर्ट नाम से ही समझ आ रहा है कि अच्छा अच्छा, अरे सर ये जो पीछे जो आईपी एड्रेस पे जो जिसके ऊपर हमारी वीएम चल रही है, इस पे हमारा इंजीनियरिंग चल रहा है, वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, बताना पड़ेगा ना इसको एग्जैक्टली। अगर मैं इसको बताऊं ही ना तो ये तो कभी पता ही नहीं लगा पाएगा भाई। अगर सोचो कि अगर मैं लोड बैलेंसर को नहीं बताऊं कि पीछे वाली जो वीएम है, इस वीएम पे जो लोड बैलेंसर है, मतलब इंजीनियरिंग से कौन से पोर्ट पे चल रहा है, तो कभी वो ट्रैफिक ही नहीं पहुंचा पाएगा ना उस पोर्ट के ऊपर। तो इसलिए वो क्या पूछ रहा है आपसे, दो चीजें। एक पूछ रहा है कि भाई कौन से ट्रैफिक कौन से वाले पोर्ट से अंदर घुसाना है और कौन से वाले पोर्ट को बैकएंड में लेके जाना है। तो दो चीजें यहाँ पर। तो इसको ये बोलता है ऊपर वाले को कॉन्फ़िगरेशन के नाम में पोर्ट, ठीक है, और इसको ये बोलता है बैक एंड पोर्ट। नाम से समझ आ रहा है ना भाई क्या ये मतलब नॉर्मल पोर्ट जिससे थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, और भाई बैकएंड पूल के अंदर जो वीएम के अंदर जिसके ऊपर ट्रैफिक जाना चाहिए वो बैकएंड पोर्ट। तो भाई यहाँ पर हम सबको पता है इंजीनियरिंग किस पे काम करता है, एनजिनिक्स पे हमारा पोर्ट 80 पे काम करता है। तो मैं अगर यहाँ पे 80 तो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समझने में दिक्कत, अगर मैंने यहाँ पे 80 लिखा है तो इसका मतलब सब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि अच्छा अच्छा सर पोर्ट नंबर 80 पे कोई भी यूजर होगा, पोर्ट नंबर 80 पे आएगा, ट्रैफिक भेजेगा, और बैकएंड वाली जो वीएम है उसके पोर्ट नंबर 80 के ऊपर जहाँ पे इंजीनियरिंग चल रहा होगा वहां पे हमारा ट्रैफिक चले जाएगा। परफेक्ट, अगर ये लोग सब समझ गए तो बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला ये पूछ रहा है हेल्थ प्रोब। अच्छा अच्छा, हाँ, अरे सर आपने बोला था हेल्थ प्रोब नाम की कोई चीज होती है, हाँ हाँ भूल गए, लेकिन हेल्थ प्रोब नाम की कोई चीज होती है। तो हेल्थ प्रोब क्या होता है, खोलो इसको, ठीक है। हेल्थ प्रोब कुछ नहीं है, हेल्थ प्रोब एक ऐसा प्राणी है जो कि हर 5 सेकंड में या हर 2 सेकंड में जो आप कॉन्फ़िगर करोगे उतने सेकंड में बार 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 वो दोनों फ्रंट एंड टीम के अंदर जितनी भी वीएम्स आपने ऐड करी हुई है उनके ऊपर जा जाके उसको बार बार टिक 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 उसके अंदर उंगली कर करके देखा, भाई तू जिंदा है, बार पूछेगा, अरे भाई तू जिंदा है, अरे भाई तू मरा तो नहीं, अरे भाई तू जिंदा है, भाई तू जिंदा है। और कैसे करेगा भाई, आपने जिस पोर्ट पे उसको जाने का बोला ना उस पोर्ट पे जा जाके उंगली करेगा उसके अंदर, बार बार पूछेगा, अरे तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। तो मतलब करते रहेगा, ये इसका काम ही है, ये जीवन में करते रहेगा, जीवन भर करते रहेगा, जब तक लोड बैलेंसर है जब तक ये करता रहेगा, ठीक है। हाँ, जस्ट लाइक ईसीजी मशीन, हाँ, मतलब कि ईसीजी मशीन रहता है कंटिन्यू मॉनिटर करता रहता है। तो हेल्थ प्रोब हर 4 सेकंड में जाएगा वीएम का, अरे भाई तू जिंदा मर तो नहीं, अरे मरा तो नहीं, मतलब हो सकता है जैसे कि मतलब कोई भी किसी को पूछ सकता है भाई, मतलब कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सब चीजें बहुत जगह पे यूज होती है। मतलब हेल्थ प्रोब तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हेल्थ प्रोब का नाम देते हैं भाई फ्रंट एंड प्रोब नाम दे दो भाई, फ्रंट एंड एलबी प्रोब कर देते हैं, थोड़ा एक सेंसिबल नाम थोड़ा करते हुए, फ्रंट एंड एलबी प्रोब। इसके बाद प्रोटोकॉल भाई, प्रोटोकॉल फिर वही बात कि भाई प्रोटोकॉल में क्या देना है भाई। प्रोटोकॉल में अगर आप चाहो तो एचटीटीपी दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पोर्ट वोट 8080 सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीसीपी देते हो तो टीसीपी में आपके ऑप्शन होता है कि भाई टीसीपी का मतलब क्या, कि आपके कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे आपको चलवाना है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर कि बैकएंड में आप चाहते हो कि जो प्रोब है मेरा, प्रोब कौन से, मतलब इसको आईपी एड्रेस तो पता है बैकएंड पूल में जो वीएम उनका आईपी एड्रेस पता है, वो बैकएंड पूल में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, लेकिन कौन से पोर्ट को चेक करना है, मतलब कौन से पोर्ट पे जाके चेक करना है कि भाई ये पोर्ट चल रहा है कि चल रहा है, इस दरवाजे से अंदर बाहर हो सकते कि नहीं हो सकते, वो चेक करना है। तो वो क्या भाई इसको बताना पड़ेगा ना। तो अरे फिर बंद हो गया, इसको देते हैं फ्रंट एंड एलबी प्रोब, और इसको बता देते हैं कि भाई पोर्ट नंबर 80 पे कंटिन्यूसली चेक करते रहे हर 5 सेकंड में, ठीक है। और मतलब बता देगा ये हर 5 सेकंड में चेक करेगा और आपको बताएगा कि भाई ये जिंदा है कि नहीं। और क्या होगा, इसको पहले सेव कर देता हूँ तो फिर गायब हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान लो लोड बैलेंसर आपका काम कर रहा है और फ्रंट एंड वीएम 1 अगर किसी कारण से हमारी मर जाती है, फ्रंट एंड वीएम 1 हमारी किसी कारण से मर जाती है, तो इसकी जानकारी कौन बताएगा लोड बैलेंसर को, कौन बताएगा, हेल्थ प्रोब बताएगा भाई, और कौन बताएगा, मतलब मैं तो बताऊंगा नहीं, हेल्थ प्रोब भी बताएगा ना। हेल्थ प्रोब बताएगा कि भाई फ्रंट एंड वीएम मर गई है, तो लोड बैलेंसर उस केस में क्या एक्शन लेगा। लोड बैलेंसर इतना समझदार है कि वो इस केस में ऐसा एक्शन लेगा कि जितने भी ट्रैफिक है
वो उस ट्रैफिक को VM1 पे डालेगा ही नहीं, क्योंकि मान लो कि आपका VM1 बंद है और हेल्थ प्रो नाम का कोई कॉन्सेप्ट एजोर लोड बैलेंसर का है ही नहीं, तो एजोर लोड बैलेंसर क्या करेगा भाई, कंटिन्यूअसली ट्रैफिक को VM1 VM2 VM1 VM2 राउंड रॉबिन करते रहेगा, गोल गोल घुमाता रहेगा सबको। लेकिन उस केस में क्या होगा, आधे लोग को जो VM1 पे जो राउट हो जाएंगे, उनके केस में क्या होगा भाई, उनको वेबसाइट नहीं एक्सेसिबल होगा, क्योंकि आपका VM1 मर गया है। तो वो हम नहीं चाहते, तो उसके लिए प्रो का कॉन्सेप्ट कि भाई जो भी डाउन है वो पता चल जाए, डाउन है तो पता हो, और पता हो तो एक्शन ले पाएंगे ना भाई। देखो कोई चीज के बारे में अगर आप सेंस कर लोगे, अगर आप ऑब्जर्व कर लो किसी चीज को, सेंस कर लिया आपने किसी चीज को, तब उस पर एक्शन ले पाओगे। अगर आपको पता है कि वहां पर आग लग रही है, तो आप पानी का मतलब बुला लोगे ना, फायर ब्रिगेड बुला के आग बुझा ही लोगे। तो वही बात है कि भाई जो अगर पता चल गया कि VM डाउन है, तो उस पर ट्रैफिक ही मत भेजो साला। जब तक वो VM को कोई कारण से मतलब कोई चालू नहीं कर दे, तब ट्रैफिक नहीं भेजेंगे। तो हेल्थ प्रोब का कितना बढ़िया काम है, देखो मतलब हेल्थ प्रोब ना होता तो लोड बैलेंसर कोई काम का ही नहीं होता। तो इसलिए हमने हेल्थ प्रोब सेट कर दिया, पोर्ट वोट सेट कर दिया, बढ़िया मस्त। उसके बाद आगे चलते हैं। सेशन परसेंट पता नहीं क्या है भाई, ये आइडल टाइम आउट, ठीक है 4 मिनट बहुत है, ठीक है जो भी है, तो कुछ काम का ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है भाई छोड़ देते हैं, हटाओ। ठीक है, दिमाग नहीं लगाते, जो है डिफॉल्ट सेटिंग छोड़ देते हैं भाई। जो चीज समझ आई डाल दी, जो चीज समझ नहीं आई इग्नोर मार दी। ठीक है, पढ़ लेना, मतलब देखो अब इंटरव्यू में तो इतना कोई पूछेगा नहीं डीप में घुस के लोड बैलेंसर का, क्योंकि हर चीज नहीं पता होनी चाहिए। पता क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, जो 4-5 चीजें दिख रही है ना स्क्रीन पे, इतना ही कॉन्सेप्ट है। बाकी और अगर डीप में चाहिए तो भाई फिर तो डॉक्यूमेंट ही पढ़ लो, उसको जाके कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है आपसे जीवन में, ना किसी कंपनी में यूज आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आउटबाउंड रूल, और बाप रे सर, ये तो आपने इनबाउंड रूल में आपने बात करी थी कि आउटबाउंड रूल ये क्या होता है, आउटबाउंड रूल भी कुछ होता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आउटबाउंड रूल होता होगा, लेकिन ठीक है मतलब होता होगा, मतलब मान लेते हैं, मतलब देख रहा हूँ मैं भी पहली बार आपके साथ, तो मतलब मान लेते हैं होता होगा कुछ, लेकिन हमको तो नहीं पता ना। लोड बैलेंसर में देखो मतलब आप समझो, मतलब इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल को डिफरेंस समझो। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हमने जो रूल सेट किया है उसमें क्या किया हमने, अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा लॉजिकली देखोगे, तो इनबाउंड रूल में हमने क्या सेट किया, इन बाउंड रूल, कि भाई जो भी ट्रैफिक हमारा इस आईपी एड्रेस के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर अंदर आएगा, तो उस ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है, उसको कहाँ पे लेके जाना है, कौन से टीम के पास लेके जाना है, कौन सा बैकएंड पोर्ट सेट करना है, और कौन सा हेल्थ प्रोब सेट करना है। तो क्या हुआ, ये इनबाउंड रूल, कि ट्रैफिक अंदर आ रहा है उसकी पूरी प्लानिंग, समझ रहे हो। आउटबाउंड रूल क्या होगा, आउटबाउंड रूल नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई जो भी ट्रैफिक आपका इस लोड बैलेंसर की फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बाहर जा रहा होगा लोड बैलेंसर से, इनबाउंड में क्या आ रहा है भाई, अंदर आ रहा है। ध्यान से देखो, जब ट्रैफिक अंदर आ रहा है तो क्या सेट किया हमने, इनबाउंड रूल। जब ट्रैफिक बाहर जा रहा होगा, अगर उसको बाहर जाते समय अगर आपको उस ट्रैफिक के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है और कुछ रूल सेट करने की, भाई जो भी ट्रैफिक है अगर वो इस लोड बैलेंसर के फ्रंट एंड आईपी से बाहर जाता है, इसके थ्रू होते हुए बाहर जाता है, तो क्या हो, अगर वैसा कुछ सेट करना है तो क्या करेंगे भाई, उसका जगह मैं पता है कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। लोड बैलेंसर में जो ट्रैफिक बाहर जाता है उसके ऊपर कोई दिमाग इतना लगाता नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी करना पड़ा तो कैसे करोगे भाई, आपको पता है, जगह पता है, यहाँ पे आके कर देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टैग्स, अरे टैग्स वैक्स तो एक साथ हम बाद में लगा के एक ऑटोमेशन करेंगे स्क्रिप्टिंग के समय टैग्स वाला, तो उसमें टैग्स पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे ना, वीएम ये देखो हो रहा है तो बताता हूँ हम क्या करेंगे। वीएम्स बनाएंगे 5 और पांचों वीएम पे कुछ कुछ टैग लगाएंगे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, किसी वीएम पे लगाएंगे ऑटो शटडाउन ट्रू, किसी पे लगाएंगे ऑटो शटडाउन फॉल्स, और ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो स्क्रिप्ट क्या करेगा, जिस जिस वीएम के ऊपर ऑटो शटडाउन वाला ट्रू वाला टैग है उन सबको रोज शाम को 5 बजे शटडाउन कर देगा, और जिन वीएम पे फॉल्स लगाए उसको नहीं करेगा। एक बढ़िया सा मैंने पूरा एक छोटा सा एक सॉल्यूशन बनाएंगे आगे चल के, तो वो बनाएंगे जब बनाएंगे। अभी तो हम लोड बैलेंसर बना रहे हैं तो इसको देखते हैं। तो वापस से अब देखोगे तो हम इस पे लोड बैलेंसर पे आ जाते हैं कहानी पे, और हमने सारी चीज कॉन्फ़िगर कर दी है। क्रिएट बटन दबा देता हूँ और देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई आप लोग को ये अच्छे से क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो भाई। अमन सर वही बता रहे हैं अपन जो स्टार्ट किए थे कि भाई फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे एंट्री होगा, बैक एंड एड्रेस पूल जहाँ पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। हेल्थ प्रॉप एक अभी नया टर्म आया कि भाई हेल्थ प्रॉप, तो जो भी हेल्थ प्रॉप है भाई क्या करेगा कि मॉनिटर करेगा आपका बैकएंड जो भी पूल है, बैकएंड पूल में जो भी जितने भी मशीन्स हैं, सर्वर्स हैं, उसका हेल्थ को देखेगा। मतलब क्या करेगा, रुक रुक के कुछ देर के बाद वो सेट भी कर सकते हो, जो मैं बता रहे थे कि भाई पीरियडिकली टाइम टू टाइम वो क्या करेगा, सेंड करेगा आपको जो भी सर्वर है, उसके बाद चेक करेगा कि भाई हेल्दी हो कि नहीं, हेल्दी हो कि नहीं, हेल्दी हो कि नहीं। बोले नहीं मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ। उसके अकॉर्डिंग अगर हेल्थ अगर फेल हो जाएगा, उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कुछ भी एरर आएगा, तो भाई वो क्या करेगा, लोड बैलेंसर उस सर्वर पे ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा जब तक वो जिंदा ना हो, वो हेल्दी फिर से ना हो, तब तक भेजना बंद कर देगा। मतलब हेल्दी रहना जरूरी है तभी ट्रैफिक भेजेगा।
नहीं तो सही है ना बात। अगर हेल्दी है ही नहीं, वो उसको बुखार है 105 डिग्री, काम तो ऐसे भी नहीं होना है, तो क्यों ही भेजा जाए। इसके बाद भेजने का तरीका, हेल्थ प्रॉप का ये काम हो गया। भेजने का तरीका लोड बैलेंसिंग रूल्स भाई। तो लोड बैलेंसिंग रूल्स आप समझो, रूल क्या होगा, रूल तो भाई कहाँ से कहाँ भेज रहा है। फ्रंट एंड, दिमाग में चम्मच 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 जो है, चमचा चमचा कौन था भाई, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको बैक एंड की तरफ भेज रहा है। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे ट्रैफिक आएगा और बैक एंड की तरफ वो भेजेगा। तो भाई जो अमन सर वहां पे बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारा फ्रंट एंड आईपी का एड्रेस होगा, उसका पोर्ट होगा, बैक एंड आईपी का एड्रेस होगा, उसका पोर्ट होगा, होगा ना भाई। और दोनों में रूल लगाना होगा कि भाई इस पे आए तो इस पे ऐसे ऐसे चला जाए। और अपने आप में बस हम लोग को सेट करना होता है, अपने आप में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक। वो एक एल्गोरिदम है। हम, आपको टेंशन हमको नहीं लेना है, वो तेरा वो सॉरी लोड बैलेंसर का टेंशन है। राउंड रॉबिन फंक्शन में, राउंड रॉबिन लिख लो, एक बार फेंकने के लिए लिख लो, पढ़ना आप लोग उस पे जाके। राउंड रॉबिन क्या होता है हम लोग बता भी देते हैं। राउंड रॉबिन फैशन एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम से वो चला के ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एक बार आ गया, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हेल्दी रहेगा तो हेल्दी है तो उस पर चला जाएगा, नहीं हेल्दी है रिस्पॉन्स करके उस पर नहीं। 3 मशीन है, एक मशीन हेल्दी है तो 2 मशीन पे ट्रैफिक भेजने लगेगा। तो भाई कुल मिला के ये 4 चीज हो गया यार आपको। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन, बैक एंड एड्रेस पूल, हेल्थ प्रॉप एंड लोड बैलेंसिंग रूल। तो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, नीट एंड क्लीन, छप गया दिमाग में तो एक जोरदार थम्सअप हो जाए। अपने डायरी में लिख लो, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है तो फटाफट क्लियरिटी के साथ, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आराम से 1 मिनट बोलना है, नीट एंड क्लीन, नहीं तो भूल जाओगे आगे। सब लोग डायरी में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भाई? बढ़िया। चलते हैं अमन सर की ओर और इसका टेस्ट करके देखते हैं, क्लास बंद करा जाएगा फिर। तो हाँ अमन सर। ठीक है, देखो तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने बढ़िया से हमारा लोड बैलेंसर लगा दिया है। लोड बैलेंसर ऊपर पब्लिक आईपी, लोड बैलेंसर के अंदर सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर दी है। दोनों वीएम कॉन्फ़िगर हो गई है, दोनों वीएम चल रही है। अब अगर हम पब्लिक लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी यूज करें, मतलब लोड बैलेंसर पब्लिक आईपी यूज करो तो क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, दोनों वीएम के अंदर एनजीएक्स हमारा चल रहा है। तो अगर मैं इसका पब्लिक आईपी यूज करूं तो क्या होना चाहिए भाई, कि अगर लो कॉपी करते हैं हम, उसको चलाते हैं तो क्या होना चाहिए, एनजीएक्स का पेज खुलना चाहिए। तो आप देखो हमारा एनजीएक्स का पेज खुल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी बार भी रिफ्रेश करोगे तो क्या होगा, आपको सेम सेम पेज दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही वीएम के अंदर एनजीएक्स चल रहा है, ठीक है। तो अब लोड बैलेंसर को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हो, लेकिन लोड बैलेंसर काम कर रहा है। कभी कभी आपको वेलकम टू एनजीएक्स कहां से आ रहा है, VM1 से आ रहा है। कभी कभी जब रिफ्रेश कर रहे हो तो वेलकम टू एनजीएक्स कहां से आ रहा है, VM2 से आ रहा है। लेकिन अगर इस चीज को आपको डीप में एक्सपीरियंस करना है तो क्या करना, इसको बहुत भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करो। तो आप है ना ऐसे उल्टी सीधी तरीके की प्रैक्टिस करना। कैसे करना, VM1 के अंदर क्या सेटअप कर दो, अपना जो आपको याद है नेटफ्लिक्स वाला एप्लीकेशन है, जो VM1 के अंदर नेटफ्लिक्स वाला एप्लीकेशन डाल देना। VM2 के अंदर क्या डाल दोगे, टू डू ऐप डाल देना, ठीक है ना। VM1 में डालना नेटफ्लिक्स, VM2 में डालना टू डू एप्लीकेशन। उसके बाद दोनों VM को उठा के लोड बैलेंसर के अंदर चिपका देना, और उसके बाद देखना कि क्या होगा। उसके बाद है ना मतलब जीवन बदल जाएगा। उसके बाद है ना कभी जब रिफ्रेश करोगे तो कभी टू डू चलेगा, सेम आईपी पे कभी चलाओगे तो वो जो दूसरा चलेगा। तो मतलब ना आपको पता चलेगा कि अच्छा अच्छा लोड बैलेंसर कुछ लोगों को ये दिखा रहा है, कुछ लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। मतलब अगर लोड बैलेंसर को एक्सपीरियंस करना हो अच्छे से पूरा एकदम डीप में कि कैसे लोड बैलेंसर के अंदर काम कर रहा है, तो ऐसा कर लेना। लेकिन अभी भी मान लो, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ भाई चल ही रहा है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, भरोसा कर लो इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर देखोगे तो हमने क्या करा, लोड बैलेंसर लगा दिया, पब्लिक आईपी हो गया बढ़िया। अब एक 2-3 मिनट और लेते हैं और एक काम करते हैं कि यार मतलब देखो अभी भी आपके दिमाग में आएगा कि यार सर आप कब तक ही पब्लिक आईपी कराते रहोगे। मतलब यार मतलब जीवन में मतलब पब्लिक आईपी से ही तो ना हम चल रहे हैं। हम google.com खुलते हैं, तो google.com को पब्लिक आईपी तो नहीं चला रहे हम, तो यहाँ पे google.com लिख रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ तरीका बताओ सर कि जिसकी जगह आईपी की जगह हम लोग क्या करें, आईपी की जगह हम लोग एक डोमेन नेम यूज करें, डोमेन नेम, ठीक है। तो डोमेन नेम सबको खरीदना पड़ेगा, वो कैसे खरीद, सब लोग को कल तक खरीद भी लेना, सब लोग, कुछ नहीं ज्यादा पैसा लगेगा भी नहीं। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि इस पब्लिक आईपी को कैसे एक डोमेन नेम दिया जाए, ठीक है। तो डोमेन नेम देने के लिए क्या होता है, डोमेन नेम देने के लिए जैसे मानो एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसको समझने के लिए छोटा सा क्विक में 2 मिनट में हमें समझना पड़ेगा कि आपका ब्राउजर काम कैसे करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने ब्राउजर पे जाते हो, यहाँ पे आप लिखते हो google.com, ठीक है भाई, google.com आप लिखते हो। तो जो आपका ब्राउजर है, ब्राउजर सबसे पहला रिक्वेस्ट वो किसको देता है, सबसे पहला रिक्वेस्ट जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर एक होस्ट नाम की फाइल होती है, होस्ट, ठीक है। होस्ट फाइल के अंदर जाके चेक करता है वो, मतलब कोशिश, मतलब चलो ठीक है, होस्ट फाइल को छोड़, ज्यादा एडवांस हो जाएगा। वो क्वेश्चन ही करता है, एक ऐसा मानो कि आपका जो कंप्यूटर है,
वो एक डीएनएस सर्वर के ऊपर जाके हिट करता है। और डीएनएस सर्वर कैसे पता चलेगा उसको? आपको अगर देखना है डीएनएस सर्वर क्या होता है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जाओगे, एक मिनट को ब्राउजर में जाके देखते हैं। ब्राउजर की सेटिंग में कभी जाना है, यहाँ पे ब्राउजर सेटिंग में जाना, यहाँ पर कभी डीएनएस सर्च करके देखना। डीएनएस यहाँ पे ना कहीं तो होगा आई थिंक, डीएनएस 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 नहीं है क्या इसके अंदर? डीएनएस डीएनएस होता है क्या कहीं इसमें? डीएनएस सर्वर नहीं, इसमें तो नहीं दिखा रहा है। ब्रेव ब्राउजर में, क्रोम में शायद दिखा देता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पे नहीं दिख रहा है तो अपनी इस प्रॉपर्टीज में, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में जाना। नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में अगर आप जाओगे, ध्यान से देखो, मेरा नेटवर्क की प्रॉपर्टीज में मैं गया तो एक यहाँ पे ना एक IPv4 डीएनएस सर्वर आपको दिख रहा होगा, एक डीएनएस सर्वर है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में ना एक डीएनएस सर्वर सेट होगा, आपके ब्राउजर लेवल पे होगा या कहीं पे होगा, कहीं ना कहीं, लेकिन एक डीएनएस सर्वर एक ऐसी चीज होगी। देखो यहाँ पे देखो, एक दिख रहा है आपको ये IPv6 डीएनएस सर्वर, ये 2505 एक आईपी एड्रेस है बहुत भयंकर सा। तो डीएनएस सर्वर कहीं ना कहीं तो जीवन में आपके कंप्यूटर में एक लिंक होगा ही होगा। और होता क्या है, डीएनएस सर्वर कुछ नहीं है। डीएनएस सर्वर की अगर बात करूं तो डीएनएस सर्वर सिर्फ और सिर्फ एक टेबल है। मतलब एजोर में डेटाबेस पढ़ा था ना, उसके अंदर टेबल होती है। तो डीएनएस सर्वर सिर्फ और सिर्फ एक बहुत सिंपल सी हमारी एक टेबल है। भाई टेबल आजा 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 आजा, अरे टेबल आजा, टेबल, यस टेबल, ये भाई टेबल है ये। अरे चलो ठीक है, इसको मान लो। अब यार कैसी टेबल दी है भाई इसने? दो कॉलम की चाहिए थी मुझे, ये क्या बना दिया भाई? 3 कॉलम की टेबल दे रहा है साला, पागल वाले क्या? चलो ये वाली यूज करते हैं, हाँ ये वाली ठीक दिख रही है, ठीक है। मतलब ये टेबल है, ये टेबल का क्या काम है, इसके अंदर लेफ्ट में रहेगा आपका आईपी एड्रेस, जैसे कि ये 10.1.ये.da जो भी आपने आईपी एड्रेस दिया है ये, और राइट साइड में उसका रहेगा गूगल, मतलब उसका वो नहीं उल्टा रहता है, सॉरी, लेफ्ट में रहता है आपका डोमेन नेम google.com और राइट साइड में रहता है आपका उस google.com के करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही उसके पास दुनिया के जितने भी हैं, जैसे मतलब DevOpsinsiders.com होगा, ठीक है, उसका भी इसके बाद ज्यादा जानकारी है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा वो भी इसका रहेगा। तो दुनिया में हर वेबसाइट चल आईपी एड्रेस पर रही है, और डीएनएस सर्वर के पास सारी जानकारी है। एक ऐसी टेबल है डीएनएस सर्वर जिसके पास उसके डोमेन का उसका आईपी एड्रेस, हर डोमेन का उसका आईपी एड्रेस, ऐसा सारा जानकारी है, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई, हमारा जो ब्राउजर काम करता है उस पर वापस चलते हैं। ब्राउजर क्या काम करता है, जैसे ही आपने ब्राउजर में google.com को हिट किया तो ब्राउजर सबसे पहला रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस सर्वर के अंदर, और जाता है डीएनएस सर्वर की टेबल के अंदर। डीएनएस सर्वर रिटर्न करता है उसका आईपी एड्रेस। तो जैसे हमने google.com लिखा तो गूगल का आईपी करस्पॉन्डिंग मिला, और google.com का करस्पॉन्डिंग आईपी लेकर यहाँ पर आया, और यहाँ पर आके ब्राउजर के अंदर वो एक्चुअली में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, इस आईपी एड्रेस पे बात चल रही है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि google.com, ठीक है। ब्राउजर बने इतना स्मार्ट है कि आपको बेवकूफ बना दे, लेकिन अंदर अंदर सारी चीजें, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है किस पर आईपी एड्रेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमें अपना खुद का नाम लगाना है तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर पहले तो सर ये नाम चाहिए, ये नाम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। पहले तो सर नाम कोई तो बेचता होगा ना, जैसे कि मतलब हमारी कंपनी रजिस्टर कराने जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पे हमारा ट्रेडमार्क लेते हैं, कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं। तो सर नाम जो है, नाम कहीं से तो खरीदना पड़ता होगा, नाम तो कोई देता होगा। दो चीजें नाम लगाने में, दो चीजें हैं, एक है आपका नाम खरीदना, ठीक है, नाम खरीदना, और दूसरा है इस नाम की एंट्री करवाना। नाम की एंट्री करवाना कहाँ पे, डीएनएस सर्वर में, डीएनएस सर्वर में, ठीक है। मेजरली मार्केट में जो डीएनएस सर्वर, देखो डीएनएस सर्वर एक नहीं होता, डीएनएस सर्वर बहुत सारे होते हैं मार्केट में। अगर आप देखोगे एक नहीं होगा, डीएनएस सर्वर बहुत सारे होंगे, 3 4 5 6 मतलब 1000 होंगे। गूगल का अपना डीएनएस सर्वर है, ठीक है, अपना फेसबुक का अपना होगा, सबके बहुत कंपनियों के सब बहुत सारे अलग अलग डीएनएस सर्वर होते हैं। लेकिन होता क्या है, सारे के सारे डीएनएस सर्वर एक दूसरे से सिंक में होते हैं। गूगल वाला डीएनएस सर्वर फेसबुक से सिंक में, फेसबुक का किसी और से सिंक में है, जियो का भी डीएनएस सर्वर होगा, जियो वाला भी किसी से सिंक में। तो सारे डीएनएस सर्वर जितने भी है ना दुनिया के, वो सारे एक दूसरे से सिंक होते हैं। तो हमें कैसे भी करके बस एक किसी भी स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर के अंदर अपनी एंट्री करवा देनी है, वो अपने आप वर्ल्ड वाइड सारे डीएनएस सर्वर में माइग्रेट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप चलता है, तो 24 घंटे में सारे डीएनएस सर्वर एक दूसरे की सारी टेबल को एक कर लेते हैं। मतलब जितनी भी डीएनएस सर्वर होंगे ना मार्केट में, ऐसा मानो कि जो टेबल है, टेबल सबके अंदर सिंक होती रहती है, हर 24 घंटे में सिंक होती है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो नाम खरीदना पड़ेगा और नाम की एंट्री किसी स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर के अंदर करानी पड़ेगी। भाई ये 2 तरीके हैं। तो पहला जो चीज है नाम खरीदना, इसको देखते हैं। नाम खरीदने के लिए क्या भाई, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। बहुत सारे ऑप्शन बोले तो क्या, GoDaddy, ठीक है, GoDaddy करके एक कंपनी है, GoDaddy नाम भाई सुनने में एकदम ऐसा खतरनाक फील होता है। GoDaddy भाई है, ठीक है। मार्केट में और है Cloudflare,
ठीक है, क्लाउड फ्लेयर, ठीक है भाई, मतलब है बहुत सारे मतलब अलग नाम भी अलग अलग प्रकार के, डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट यूएस है, डॉट ये है, डॉट वो है, डॉट फलाना, डॉट ढूंढू, ये वो सब है। तो जो भी नाम आपको खरीदना है उसके हिसाब से भाई कंपनी में जाओ, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ, सस्ता वाला बता रहा हूँ। होस्टिंजर नाम की एक और कंपनी है, होस्टिंजर, ठीक है ना। है बहुत सारे, लेकिन सस्ता वाला ढूंढने के लिए होस्टिंजर पे जाना, होस्टिंजर के अंदर जाना, और यहाँ पे डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, डोमेन। पहले तो सब अपना अकाउंट डालना है यहाँ पे, डोमेन। यहाँ पे ना सब लोग अपना ना गूगल से लॉगिन करके, और ये क्या हुआ, अरे रुको, गलत 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 पेज पे लॉगिन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर है ना, होस्टिंजर पे जाना, होस्टिंजर, ठीक है, होस्टिंजर के अंदर घुस गए। यहाँ पे जाके लॉगिन बटन दबाना, खटका दबा के गूगल साइन इन कर लेना सब फटाफट, और अपना जीमेल से लॉगिन करके बढ़िया से लॉगिन करके अंदर घुस जाना। ठीक है, अच्छा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना हो तो नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन्स का ऑप्शन मिलेगा। डोमेन्स के अंदर आपको मिलेगा गेट अ न्यू डोमेन। भाई नया डोमेन खरीदना है तो न्यू डोमेन। अब यहाँ पे ना डोमेन में आप देखना कि सबसे सस्ता डोमेन जो पूरे मार्केट में अवेलेबल है अभी, वो है डॉट ऑनलाइन। तो यहाँ पे डॉट ऑनलाइन करके, जैसे डॉट कॉम होता है, डॉट नेट होता है, ये होता है, तो उसकी कॉस्ट देखो, 500 रुपए, 800 रुपए, 3300 रुपए, 600 रुपए। डॉट ऑनलाइन क्या है भाई, 89 रुपीज का है। तो भाई एक यहाँ पे कोई भी एक बढ़िया ढूंढू डॉट ऑनलाइन, बढ़िया मस्त जाना, डोमेन को परचेस कर लेना। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ढूंढू डॉट ऑनलाइन अवेलेबल है भाई, मस्त ढूंढू डॉट ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अभी हम इसको खरीद ही लेते हैं, ठीक है, मतलब 2 मिनट लगेगा, इसको खरीद ही लेते हैं, साथ में हम लोग मिलके कोशिश करते हैं खरीद लें। ठीक है, इसको क्या करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, बढ़िया मस्त। इसके बाद 1 ईयर सिलेक्ट करना है इसमें, उससे ऊपर जाने ही मत, क्योंकि उससे ऊपर जाओगे ना तो थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन 1 ईयर सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पर ईयर का खर्चा आएगा। टैक्स, जीएसटी वेस्टी जो भी जोड़ता है, नहीं 18% जीएसटी जोड़ता है ये, और ये कुछ कुछ जो भी फीस जोड़ता है, ये सब जोड़ जुड़ा के 33 रुपए जोड़ेगा। 122 रुपए लगेंगे अपने। 122 रुपए में आपको 1 साल के लिए ढूंढू.com मिल जाएगा। ठीक है, चूज पेमेंट मेथड करते हैं, और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास पेमेंट करने का, जीपे है, ये है, वो है, फलाने में का। तो एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट का समय दो, इसको पेमेंट करके हम खरीद लेते हैं अभी यहाँ पे जल्दी से। गूगल पे कर देते हैं। गूगल पे करने का ऑप्शन है क्या इसके अंदर, देखते हैं भाई, ये दे रहा है क्या ऑप्शन, ये दे रहा है, दे रहा है। अरे भाई ये कौन सा ऑप्शन है भाई, ये कौन सा पेमेंट मेथड है भाई, यहीं पे साला ब्राउजर में गूगल पे। ओ भाई भाई भाई, ये तो पहली बार देख रहा हूँ भाई, बंद हो जा भाई, ये क्या है ये कार्ड नंबर मांग रहा है, पता नहीं क्या करेगा ये। हम ये यूपीआई वाला देखते हैं, यूपीआई वाला तरीका ठीक लग रहा है मुझे। हाँ, यूपीआई आईडी वाईडी डालना है ना भाई, ये वाला तरीका फिर भी ठीक लग रहा है। तो इसके अंदर मैं 1 मिनट अपना पर्सनल डिटेल डाल के इधर से यूपीआई डाल के इसका पेमेंट करके वापस आ रहा हूँ। 1 मिनट देना, मतलब आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, वो पेमेंट डिटेल छुपाने के लिए मैंने इधर कर लिया है। तो मैं अपना यूपीआई आईडी डाल के, 1 सेकंड रुक जाओ बस। यूपीआई में तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, वैसे सभी को पता है। ठीक है, अरे भाई यूपीआई ले नहीं रहा है यार ये, यूपीआई आईडी दे ले भाई। 2 मिनट रुक जाना भाई ना, सब लोग मतलब ना कोई भाग मत जाना, बस अभी पेमेंट करके वापस आ रहा हूँ। भाई आप लोग सबको ये परचेज करना है डोमेन, आपका वेबसाइट्स वगैरह चलेगा, पोर्टफोलियो आपका रहेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो सबका एक अपना इंजीनियर है भाई, तो अपना वेबसाइट तो चलना ही चाहिए ना। दूसरे का वेबसाइट बना रहे हैं और अपना ही नहीं बनाएंगे। बस सारे तो ले ही नहीं रहा यार, पेमेंट ही नहीं करने दे रहा है तो यार, कोई गजब ही नहीं, है। वो देख लिया जाएगा बाद में इन लोग। अच्छा, पेमेंट में थोड़ा सा कुछ तो लोचा सा हो रहा है, लेकिन मतलब देखो समझना, मतलब कि सब लोग है ना ऐसे यूपीआई जाके कर लेना। 1 मिनट रुको, बाय बाय कंटिन्यू हो गया, 1 मिनट, आगे 1 के मिनट। हाँ 1 मिनट रुको, मैं पेमेंट करके आ रहा हूँ बस। फिर रतन भाई, क्या ढोंडू ले रहे हो ना, मन ढोंडू ले रहे हाँ हो हाँ, ना। ढूंढू.com ले रहा हूँ भाई मैं। लिखना पड़ेगा तो नाम है ढोंडू.com, चलाएंगे भाई। रतन हाँ क्या इसमें ढूंढू.com। खराब है भाई। अरे बेस्ट नाम है भाई ये तो, इस नाम के बिना तो जीवन ही नहीं चलेगा अपना। भाई अपन जीवन में आते हैं ढोंडू बनकर, ढोंडू रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने का अलग जीवन भर रहना चाहिए। सब लोग ढोंडू है भाई। तो भाई देखिए, आप लोगों को करना क्या है, जो अमन सर अभी लोड बैलेंसर का कोड दिखाया ना, इसमें जाना है, इंजीनिक्स वगैरह डालने के बाद दोनों में दिस इज माय फर्स्ट सर्वर, दिस इज माय सेकंड सर्वर, ये कर लोगे ना भाई, वहां पे प्रिंट तो कर लोगे ना एचटीएमएल जो कोड रहता है, वो करके टेस्ट करना है सबको कि भाई हिट कर रहा है। तो लोड बैलेंसर कभी 1 पे जाएगा, कभी 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। ये आप लोग का असाइनमेंट है जो घर में करना है। बाकी ये डोमेन परचेज तो करना ही है, जो भी हम लोग कर रहे हैं। पेमेंट परचेस कर लेने, करने नहीं दे रहा है मुझे अभी, यूपीआई का कुछ तो भी इशू दिखा रहा है। इसको ना वीजा वीजा कार्ड लगा के करने का सोच रहा हूँ मैं, कार्ड वार्ड लगा के कर लेंगे मतलब, लेकिन कोई भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं यार, मतलब वो है, पता नहीं हो नहीं पा रहा है यार, अभी तो करने नहीं दिया इसने मुझे, फेल कर दिया, पेमेंट फेल हो गया। लास्ट टाइम तो हो गया था, मतलब देखो लास्ट टाइम तो मेरे पास है डोमेन लिया हुआ, लास्ट टाइम करा हुआ है मैंने,
तो DevOps Insider डॉट ऑनलाइन नाम का एक डोमेन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो ऑलरेडी ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन नया लेने के लिए तरीका आप सब लोग समझ चुके हो, डॉट ऑनलाइन वाला सिलेक्ट करना है, जो भी नाम रखना है ढूंढू, डॉट ऑनलाइन में जाना है, सिलेक्ट करना है, बाय नाउ करना। अरे भाई ओ भाई इसने महंगा कर दिया है भाई, नहीं भाई ऑनलाइन दे। अच्छा इसने वो है ना, वो समझ रहा है कि रजिस्टर कर लिया किसी ने ढूंढू डॉट ऑनलाइन, अभी मैं गया था ना उसके ऊपर, तो इसको लग रहा है रजिस्टर हो गया, तो दिखाई नहीं रहा है ढूंढू डॉट ऑनलाइन, तो ढूंढू मैन डॉट ऑनलाइन कर देते हैं हम, ठीक है। और इसको बाय करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे चूज पेमेंट मेथड में जाओगे, ठीक है। तो इसके बाद है ना आपको वीजा कार्ड वर्ड लगा के ना कुछ कुछ करके कर लेना यार, हो जाएगा पता है। यहाँ पे 122 रुपए का खर्चा आएगा, 122 रुपए में आपको 1 साल का डोमेन मिल जाएगा। और सबका अपना होना चाहिए भाई, क्योंकि ये हर जगह पे लगा के हम लोग देखेंगे ना, कुबरनेटिस भी पड़ा हुआ जरूरत हर जगह पड़ेगा, तो ये करना ही करना है भाई, ठीक है। ऐसा अपना अपना बना लो भैया जी, क्यों इतना कंजूसी कर रहे हो भाई। मतलब एक सब्सक्रिप्शन में देखो डीएनएस तो अलग ही चीज है ना, तो आपने अलग जगह से खरीदा है। तो अभी अभी हमने जो बात किया यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने जो बात की किसके अगर नाम खरीदने की बात करी, नाम किससे खरीद सकते हो, इनसे खरीद सकते हो। अब नाम की एंट्री डीएनएस सर्वर में कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मेरा आईपी एड्रेस ये वाला, ठीक है। इस आईपी एड्रेस की एंट्री अगर मैं कराना चाहूँ अपने डीएनएस सर्वर में, तो कैसे कराऊंगा, जिस जगह से आपने नाम खरीदा है वही लोग आपको डीएनएस एंट्री करने का ऑप्शन देते हैं। तो कैसे देते हैं भाई, अपना जहां से आपने डोमेन खरीदा है उस पेज पे जाओ, मैं आ गया, कौन से डोमेन में एंट्री करानी है, हमें यहाँ पर DevOps Insider डॉट ऑनलाइन के अंदर जाना है। इसके अंदर आप आ गए, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, डीएनएस एंट्री करना है। तो डीएनएस एंट्री करने के लिए क्या करोगे, डीएनएस सर्वर के अंदर जाओगे, डीएनएस के अंदर आप आ गए, तो यहाँ पे मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, जो मैंने बोला था ना टेबल होती है, टेबल देखो, टेबल आपको बनी बनाई दिख रही होगी यहाँ पे, आपको मतलब से आपके डोमेन की दिखेगी, लेकिन ऐसे हर किसी के डोमेन की अपनी अपनी टेबल होती है, और लिंक होती है, एक बड़ी टेबल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप होता है रिकॉर्ड, कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे अगर आपको आईपी एड्रेस लिंक करना है ना, तो रिकॉर्ड आपको ए टाइप का लेना होगा, और बाकी भी अलग अलग है, मेल सर्वर के टीएक्स रिकॉर्ड, ये वो बहुत सारे तरह के रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस लिंक कराने के लिए हम जो रिकॉर्ड यूज करते हैं, कौन सा करते हैं, ए रिकॉर्ड करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, डोंडू डॉट डेवऑप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन नाम से एक रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, किस आईपी एड्रेस पे पॉइंट करके, जो आईपी एड्रेस हमारा लोड बैलेंसर का है। कहाँ से मिलेगा, लोड बैलेंसर में जाएंगे, लोड बैलेंसर का जो फ्रंट एंड पब्लिक आईपी है इसको कॉपी करेंगे, और इस आईपी को कॉपी करके इसके ऊपर लगाते हैं। तो अभी मैंने क्या करा, ढूंढू नाम का एक रिकॉर्ड बनाया अपने DevOps Insiders डॉट ऑनलाइन नाम के डोमेन के अंदर। तो ढूंढू डॉट DevOps Insider डॉट ऑनलाइन नाम का, अरे बोल रहा है वैलिड होना चाहिए, क्यों भाई, अच्छा स्पेस आ गया था उसके अंदर, स्पेस आ जाते हैं तो फिर उसको मजा नहीं आता। तो ये क्या करा मैंने, ऐड रिकॉर्ड किया, ठीक है भाई, कंफर्म कर दो, रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ढूंढू नाम की एंट्री हो गई मेरे टेबल के अंदर। तो अब अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे और ढूंढू डॉट DevOps Insiders डॉट ऑनलाइन अगर मैं ऐसे डालूंगा, तो क्या खुलेगा, मतलब क्या खुलना चाहिए, खुलना ये चाहिए हमारा Nginx का पेज, क्योंकि आईपी एड्रेस पे वही चल रहा था। तो देखते हैं भाई क्या होता है इस पे, आ गया, देखो खुल रहा है, ढूंढू डॉट डेवऑप्स इनसाइडर डॉट ऑनलाइन के ऊपर हमने क्या सेट कर दिया, हमारा ये वाला जो पेज था लोड बैलेंसर का, वो सेट कर दिया, ठीक है। तो अब एक चीज देखो कितनी बढ़िया है, देखो अब जब भी आप कोई भी काम करोगे, अब आपको जो भी पब्लिक आईपी होगा, उस पब्लिक आईपी को पब्लिक आईपी से यूज नहीं करोगे, सबको अपना अपना डोमेन खरीदना है, बढ़िया उसके ऊपर मस्त मस्त वेबसाइट चलाना है, और बढ़िया मस्त उसको बढ़िया सेटअप कर दो यार, मतलब मजा आ जाएगा। और अपना भाई बढ़िया पोर्टफोलियो, तो सब लोग डोमेन खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे भाई, कल तक खरीद लो सब लोग, अभी और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज करेंगे, मतलब भाई पूरा खोल कर रख देना है भाई। जो हम लोग सुनते हैं ना कि देखते हैं ना डोमेन उसको मतलब सब कुछ सीख जाना है,